गुड गुड। तो अभी स्ट्रेंथ कम है, अभी क्लास की कितने 6 हैं अभी स्टूडेंट्स। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं सेशन। याद कर लो, पिछली क्लास में फॉर्मूला फॉर फंक्शनल इक्वेशन कर चुके हैं क्या आप लोग? एक सेकंड, ये आप कर चुके हैं क्या फॉर्मूला फॉर फंक्शनल इक्वेशन? एप्लीकेशन ऑन फॉर्मूला फॉर फंक्शनल इक्वेशन। पता नहीं वो रीकैप स्लाइड में ऐसा क्यों लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं सेशन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, डोमेन निकालनी है ना? तो डोमेन किया था लास्ट में हमने, बिल्कुल। हाँ डोमेन किया था, मे भी गलत स्लाइड लग गई है वो, बट डोमेन किया था, डोमेन से शुरू है तो ठीक है सब कुछ, ठीक है डोमेन से शुरू कर रहे हैं हम। तो डोमेन करेंगे एक एक करके डिस्कस। ए पार्ट की, ए पार्ट डोमेन क्या होगी एवरीवन, क्या लगता है क्या डोमेन होगी? देखो लॉग के अंदर कुछ भी हो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? तो मतलब कि हाँ डोमेन क्या था, और डोमेन क्या था और फिर डोमेन से शुरू करें तो सब ठीक है। वो मे भी पहली स्लाइड गलत लगा दी होगी, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन आज करेंगे हम थोड़ा सा। हाँ, तो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं डोमेन का। पहला क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि लॉग ऑफ, वो कह रहे हैं लॉग ऑफ 10, फिर से लॉग ऑफ 10 और 1 प्लस एक्स क्यूब। इसका मतलब क्या होगा? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टैंशु। अभी पहला ही स्लाइड है तो अभी शुरू किया है। तो इसका मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है जो कि लॉग ऑफ 10 ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब है, ये क्या होना चाहिए? ये पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको बेस को उधर ले जाएं। 1 प्लस एक्स क्यूब किससे बड़ा होना चाहिए? 10 रेज़ टू पावर 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना? जब 10 को उधर ले जाएंगे तो 10 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 1 प्लस एक्स क्यूब 1 से बड़ा होना चाहिए और एक्स क्यूब 1 माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब एक्स क्यूब 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ गई मेरी? 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी, ये पहले पार्ट की डोमेन हो गई। क्या बात क्लियर है? 0 से इन्फिनिटी। किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पार्ट बी पर। अबे डाउट है आपको? अबे डाउट है आपको? हाँ, देखो अबे किसी पार्ट में डाउट है या पूरा एक्सप्लेन कर दूँ? किसी पार्ट में डाउट है या पूरा एक्सप्लेन करूँ? पूरा। अबे देखो हमने लॉग में क्या होता है, लॉग का ग्राफ ध्यान दीजिए कैसा होता है। लॉग का ग्राफ ऐसा होता है ना? अगर लॉग के अंदर मतलब लॉग में हम नेगेटिव वैल्यू ऑफ कुछ भी नहीं ले सकते। ये लॉग ऑफ 10 के बाद लॉग ऑफ 10 मतलब ये वाली जो चीज़ है जो अंदर ये मैं रेक्टेंगुलर ये पीले ब्रैकेट के अंदर लिखी है, ये पॉजिटिव होना ज़रूरी है। 0 भी नहीं होगा, 0 से बड़ी होना ज़रूरी है। तो क्योंकि ये 0 से बड़ी होगी तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। लॉग में 3 बातें ध्यान रखने की होती हैं। लॉग ऑफ एफएक्स अगर और जीएक्स हो तो पहली चीज़ 3 बातें क्या-क्या ध्यान रखते हैं? एक तो एफएक्स के लिए 2 बात होती है, एफएक्स ग्रेटर देन 0, एफएक्स नॉट इक्वल टू 1 और जीएक्स ग्रेटर देन 0। ये 3 बातें ध्यान रखते हैं हम। यस और नो? तो 10 तो हमारा 1 भी नहीं है और 10 0 से बड़ा भी है। तो तीसरी चीज़ पे हमने फोकस किया, log 10 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0। अब मैंने इस 10 को जब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, 10 1 से बड़ा है ना? 1 से बड़ा है तो log हटाने के लिए एंटी log लूँगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 की पावर 0 हो जाती है। पता है ना आपको? अगर मैं लिख रहा हूँ log a b इक्वल टू c, इसका क्या मतलब होता है? b इक्वल टू a रेज़ टू पावर c, ऐसे लिखते हैं ना लोग। इसकी पावर ये इक्वल टू ये, है ना? तो मैंने 10 की पावर 0 इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। 1 प्लस ये log की प्रॉपर्टी है ना? अब इसके बाद 10 की पावर 0 1 हो गया तो 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 1, इस 1 को राइट में लेके 1 माइनस 1 एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है? तो आंसर आ गया 0 से इंफिनिटी। ठीक है? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी, वो कह रहे हैं कि fx कितना है? fx 100x 2 log 10x प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स। अच्छा अमित ने कर दिया क्वेश्चन, तो अमित का वेरीफाई कर लेंगे, आंसर की तो नहीं है। तो इसमें मैंने जैसे कहा 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो 100x बड़ा होना चाहिए 0 से, एक 100x क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है? और मैं बोलूँगा तीसरी बात 2 log टू द बेस 10x प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना? ये 3 बातें ध्यान रखनी है। तो पहले से मेरा क्या आया? पहले से मेरा आया x ग्रेटर देन 0, दूसरे से क्या आया? x नॉट इक्वल टू 1/100, ठीक है? 2 बातें आ गई। और तीसरे से मेरी क्या बात आएगी? तीसरे को अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले तो -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से इस पे आगे चल रहे हैं, 2 log टू द बेस 10x प्लस 1 अपॉन x लेस देन 0 हो गया, ठीक है? अब क्या करना है हमें? इसको सॉल्व करना है। हुँ, देखो x अगर पॉजिटिव है तो x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर x पॉजिटिव है तो x से मल्टीप्लाई कर दो। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 log 10x प्लस 1 लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव मैं कह रहा हूँ इफ x इज पॉजिटिव, है ना? और x नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये हम यहाँ पे डेराइव कर चुके हैं। तो साइन चेंज की टेंशन नहीं है हमारी इनइक्वालिटी में। तो हम बोलेंगे 2 log 10x लेस देन -1, है ना? और 2 को स्क्वायर में ले लो, 10 की पावर -1 ले लेते हैं। इसको लिख देंगे log 10x स्क्वायर लेस देन -1 या फिर लिखेंगे x स्क्वायर लेस देन 10 रेज़ टू पावर -1, ठीक है ना? या फिर क्या लिखेंगे? इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट यहीं पे लिख दें ग्रीन कलर में। इसके बाद लिखेंगे x स्क्वायर लेस देन 1/10 और मॉड x, इसको कहते हैं मॉड x लेस देन 1/√10 या फिर लिखेंगे x माइनस 1/√10 से लेकर 1/√10 के बीच में है ना? ये बोलेंगे माइनस 1/√10 से √10 के बीच में। आपने क्या आंसर बोला था? इन्फिनिटी से 10। नहीं अमित पटेल, ये तो कुछ और आंसर आ रहा है ना? है ना? कुछ और आ रहा है आंसर तो माइनस 1/10 से √10 के बीच में है अगर, तो हम क्या लेंगे? हम x तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, वो कह रहे हैं कि x 0 से बड़ा है, x 1/100 नहीं है और माइनस 1/√10 से √10 के बीच में है, तो मैं क्या बोलूँगा? फाइनल डोमेन क्या आएगी? 0 से 1/√10 होगा और एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 1/100, 1/100 को नहीं लेंगे। हाँ, हटा दिया ना, हटा दिया। 0 से 1/√10 और 100 को नहीं लेंगे 1/100, ठीक है ना? बात क्लियर है या नहीं? देखो तीनों का जो इंटरसेक्शन आया वही आया, x को 0 से 100 तक लेंगे, 0 से 1/√10 तक लेंगे, ठीक है? 0 से 1/√10 तक लेंगे यहाँ से और 1/100 को नहीं इंक्लूड करेंगे, बस इतना ही आंसर है, ठीक है? चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे सी पार्ट पर।
वो कह रहे हैं कि fx कितना है मेरा, fc दिया हुआ है, यहाँ x लिखना चाहिए, छोटी मिस्टेक है ना, fc क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो fx कितना दिया हुआ है, इसे fx कर लो, fx इक्वल टू log टू द बेस 10 1 प्लस x का क्यूब, मॉड में दिया हुआ है, मॉड में दिया हुआ है तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स, है ना, देखो आप हम इसमें बोलेंगे 10 ग्रेटर देन 0 है, 10 1 भी नहीं है, और मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, बस एक चीज़ है ना, 0 ना हो जाए, है ना, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, ऑल रियल नंबर्स बट एक्सेप्ट -1, एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 लेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो 0 नहीं होना चाहिए ना, 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 प्लस एक्स क्यूब, हाँ 1 प्लस एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू 0 करेंगे हम, है ना, ठीक है, क्योंकि मॉड जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो 1 प्लस एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू -1, एक्स नॉट इक्वल टू -1 करेंगे, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, तो ये हमारी डोमेन हो जाएगी सी पार्ट की। कोई डाउट है किसी को तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, फंक्शनल इक्वेशंस के। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं देन। संतोष पूछ रहे हैं कि -1 क्यों हटाया? देखो लॉग 0 कुछ डिफाइंड नहीं होता ना, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, अगर मैं पूछूँ लॉग 0 कितना है, तो क्या होगा? नहीं लॉग 1 तो डिफाइंड होता है ना, लॉग 1 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 क्यों हटाएँगे? नहीं 0 तो हो सकता है, अगर मैंने 0 कर दिया तो ये हो जाएगा log 1 जो कि 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, log 1 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वाले में इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये log ऑफ log था, इसलिए वहाँ पे 0 हट वाला केस हमें हटाना पड़ा था। अबे बात क्लियर है या नहीं? 1 नहीं हटाएँगे, है ना? हाँ, चलिए, चलिए आगे चलते हैं देन। हाँ, बेस पॉजिटिव रखना, बेस को 1 मत होने देना। तीसरी बात, जो 1 माइनस लॉग बेस 10 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लिखा है, उसको ग्रेटर देन 0 रखना है। तीसरा, इस वन से पूछा, इसने कहा हम तो पत्थर है साहब, कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट आदमी है। तो इसका मतलब ये कि कांस्टेंट है तो कोई लोचा नहीं। अच्छा, तीसरा, इस लॉग से पूछा भाई आपको क्या चाहिए? सर बेस को पॉजिटिव, बेस 1 मत होने देना और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0 रखना है। अच्छा, तब तक इसके ऊपर हिसाब करते हैं। भाई जितना मेरी याददाश्त कहती है, इसका d अगर आपने चेक करा, तो d इसका 25 माइनस 4 into 16 आ रहा है, व्हिच इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। इसका मतलब ये पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो x बिलोंग्स टू r। भाई कोई भी क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइज नहीं हो रही तो मैं उसका d चेक करने का अधिकार रखता हूं ना। हाँ, अब इसमें क्या है? इसमें दे रखा है log बेस 10 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इज लेस देन 1। इसको हटाया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, और ये 10 ऊपर उधर गया तो 10 की पावर 1 माइनस 10 बन गया। ठीक है, ये 16 है। तो ये घटने के बाद रह गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, टुकड़े टुकड़े हो गए, x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, दो ब्रैकेट भाला भाला फंक्शन फंक्शन की ओर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 से 3 है। फाइनली हमारा आंसर x बिलोंग्स टू 2 to 3, एज सिंपल एज दैट। क्या याद की बात? उम्मीद है पकड़ गए। अब अपन ने काफी सारे क्वेश्चन छोटे छोटे बड़े बड़े करने चालू कर दिए। अब डोमेन में हमारी थोड़ी सी रिदम बैठ गई है, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, राइट। बहुत काम की चीज जो हमने कल के दिन पे देखा था, उसमें से एक आधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिनको अक्सर आप अपनी शीट में कई बार सब्जेक्टिव में पाएंगे, कई बार ऑब्जेक्टिव में पाएंगे, उस तरह के क्वेश्चन के ऊपर कमांड होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए जरा उस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल के फंक्शन के दौरान में मिलते हैं, उनमें पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन पॉलिनोमियल है 5 डिग्री का, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब ये डोमेन से हटके क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिनोमियल का 5 डिग्री का 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, ध्यान से सुनना ये बात। ठीक है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फंक्शन में 1 रखने पे 1, 2 रखने पे 2, 3 रखने पे 3, 4 रखने पे 4, 5 रखने पे 5 आता है। अब आपसे पूछा जा रहा है 6 रखने पे क्या आएगा? तो एक बात तो पक्की है, 6 रखने में 6 नहीं आएगा सर। क्यों? क्योंकि 6 आता तो क्वेश्चन नहीं होता। हर किसी स्टूडेंट के दिमाग में रहता है सर 6 रखने में 6 नहीं आएगा, 2 रखने में 2 आ रहा है, 3 रखने में 3 आ रहा है, लेकिन 6 पे 6 नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की तो। ठीक है, ओके, चलो इतना तो मान लोगे कि ये एक तरह से fx इज एक्स है। हाँ, ठीक है, बाय गिवन वैल्यूज ये समझ में आता है कि fx इज x, कुछ फील आ रही है। अच्छा, तो अब यहाँ के बाद में आप हमेशा क्या करें, एक फंक्शन gx अज्यूम करें जो इन दोनों का डिफरेंस हो। क्या करना? जो भी आपने आपको क्लिक कर रहा है उसके डिफरेंस को फंक्शन मान लो। हर बार कैलकुलस का एक बहुत क्लासिक मेथड है, याद रखना, उसके डिफरेंस को फंक्शन मान लो। ठीक है, अब क्यों माना, किस लिए माना वो बताता हूँ। आप इसमें 1 रखो, इसमें आप x की जगह 1 रखो, तो 1 रखते f1 -1 बनेगा, और आपको पता होना चाहिए f1 1 दे रखा है, तो 1 -1 0 आ गया। और g1 का 0 आने का मतलब ये है कि gx अपने आप में एक ऐसा पॉलिनोमियल बन गया जिसका 1 एक रूट हो गया। gx इज पॉलिनोमियल हैविंग रूट रूट 1। क्यों? क्योंकि 1 रखने पे 0 आया, और जिसको रखने पे 0 आता है वो उसका एक रूट हो जाता है। अच्छा, फिर 1 रखने पे 0 आया तो इसका मतलब 1 उसका रूट हो गया gx का। ओके, अब आप x की जगह 2 डालो, किसमें? इसमें। अगर आपने x की जगह 2 डाला तो g2 बराबर में f2 -2 बनेगा, और f2 2 दिया हुआ है, 2 -2 फिर 0 हो गया, माने दूसरा रूट 2 हो गया। ऐसे ही अगर आपने 3 रखा तो f3 -3 भी 0 देगा, क्योंकि f3 3 है, तो इसका मतलब ये कि 3 भी एक रूट हो गया। अगर आपने 4 रखा तो 4 रखने पे f4 -4 बनेगा, क्योंकि fx -x है, तो ये 4 -4 फिर से 0 देगा, इसका मतलब 4 भी एक रूट हो गया। अगर आपने g में 5 रखा तो आपको पता चलेगा f5 -5, इसका मतलब 5 -5, इसका मतलब ये भी एक रूट हो गया। अब तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? तो इसका मतलब ये कि इतना हमारे को समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 रूट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, fx अपने आप में 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। 5 डिग्री के पॉलिनोमियल में से अगर हमने x घटा भी दिया तो भी 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया। तो इसका मतलब ये कि gx इज आल्सो 5 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि ये fx और x से बना है। fx खुद 5 डिग्री का है, तो 5 डिग्री के पॉलिनोमियल में से x घटाने पर जो gx आएगा वो भी 5 डिग्री का होगा। तो gx एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, और उसके रूट्स एंड रूट्स, उसके रूट्स हैं, उसके रूट्स हो गए कितने? 1 2 3 4 5। अच्छा, दूसरी बात, इसका मतलब ये है कि मैं अगर बाय द वे gx को सोच रहा हूं, देखो सबसे पहले नाउ आई कैन से कि जो मेरा gx बन रहा है वो क्या बन सकता है। gx के ऊपर आइडिया लगाता हूं, ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना। gx के ऊपर अगर मैंने आइडिया लगाया तो gx जो है, क्योंकि 1 2 3 4 5 उसके रूट्स हो रहे हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं रूट्स की थ्योरी के हिसाब से x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5। सही है, तो मुझे gx ये आता हुआ दिख रहा है। लेकिन gx तो सर fx - x है। मैंने कहा तो fx - x इज इक्वल टू, मैंने इतना लिखा। अब देखो यहां ध्यान से समझना है, जैसे मैं ऐसा fx लिखूंगा, fx लिखते ही मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो जाएगी। gx तक तो रूट मुझे पता था, लेकिन fx के बारे में मैं एक और चीज भी जानता हूं कि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है fx का। तो fx का लीडिंग कोएफिशिएंट 2 होते ही मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। x - 2 x - 3 x - 4 x - 5। क्या ये बात पकड़ में आई? ओके, तो मेरे पास fx भी आ गया। fx इज इक्वल टू नथिंग बट 2 टाइम्स x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5। और जो ये x है, ये प्लस का x इधर बन गया। अब मेरे पास एक्चुअल फंक्शन आ गया मेरे दोस्त, और जैसे ही फंक्शन आएगा तो कौन रोक सकता है मुझे? नाउ f6 कितना हुआ? 2, x की जगह पे 6 रखते ही 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और प्लस x की जगह 6। ये वाला x भी तो है। तो अगर आपको पता हो तो ये तो आपका फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120 120 into 2 240 240 into plus 6 246 इज माय आंसर।
चलिए मीनवाइल मैंने वेरीफाई कर लिया, स्लाइड्स में कोई दिक्कत नहीं है, वो पहली स्लाइड गलत लगी थी। तो इसमें अभी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए। 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अभी, है ना? एक ये और एक ये। जी शुभंकर, कुछ कह रहे थे क्या? वैसे ही गलती से हो गया म्यूट आई थिंक। अगर डाउट नहीं है तो आगे चल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा नेक्स्ट क्या है अब हमारा एजेंडा में? फिर से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर से जीवी सर के पास चलते हैं। कुछ नया क्वेश्चन लेके आए हैं सर। हाँ, कोई बात नहीं शुभंकर। अभय कुछ कह रहे हैं कि डीयू मतलब? डीयू का मतलब मुझे नहीं पता देखो। डाउट, अच्छा डाउट है आपको? अभय किसमें डाउट है? अभय अभय किसमें डाउट है? इस वाले में या इस वाले में किसमें डाउट है? सेकंड वाले में। मैं वीडियो प्ले करूँ या मैं अपने तरीके से बता दूँ? अपने तरीके से बता देता हूँ एक बार। अगर लग रहा है वीडियो प्ले करना है इस क्वेश्चन से तो मैं वो भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो F1 1 है, F2 2 है, F3 3 है, F4 4 है, F5 5 है। ये ना एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है। ये ओलंपियाड का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे ओलंपियाड की बुक में मिलता है ये हमेशा। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे तो आप क्या करेंगे? fx को क्या मानने से बात बनेगी? अगर fx एक पॉलिनोमियल है तो आप fx को ऐसा मान के देखो x - 1 * x - 2 * x - 3 * x - 4 * x - 5 + x। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, F1 1 आ रहा है, F2 2 आ रहा है, F3 3 आ रहा है। देखो F1 पे ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी। और अब इस फंक्शन को नोटिस करके देखो, इस फंक्शन को नोटिस करके देखो F1 कितना आएगा? अब F1 कितना आएगा? F1 करते यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा और ये क्या आएगा 1, है ना? F2 अगर x को 2 रखा तो क्या हुआ? x को 2 रखूँगा तो F2 कितना आएगा? F2 रखते ही ये वाली सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर बचेगा 2, है ना? ऐसे ही F3 रखेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 और ये आ जाएगी 3। तो मतलब मेरा फंक्शन ये है, ठीक है? जीबी सर ने यही बात समझाने में आपको टाइम लगाया कि ऐसे ये कहाँ से आया, ठीक है? या तो इसको याद कर लो कि अगर ऐसी सिचुएशन दी हुई है fx f1 = 1 f2 = 2 f3 = 3 f4 = 4 f5 = 5 तो फंक्शन को क्या मान सकते हो? उन्होंने बताई भी थी डिग्री भी 5 है तो fx क्या होगा? x - 1 * x - 2 x - 3 x - 4 x - 5 अच्छा एक और मिस हो गया मेरे से, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 2 भी दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 भी लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है? अगर नहीं दिया हुआ लीडिंग कोएफिशिएंट तो a लेना पड़ेगा। मतलब मैं ये फंक्शन मान लूँगा, ये फंक्शन अगर मेरा है तो बस f1 1 f2 2 f3 3 f4 और f5 5 आ रहा है तो इसका मतलब मेरा फंक्शन जो अज़म्पशन है उसके हिसाब से ठीक है। तो बस f6 निकाल दो इसमें, f6 कितना होगा? x को 6 पुट कर दो तो 2 * 6 - 1 * 6 - 2 * 6 - 3 * 6 - 4 * 6 - 5 + 6 ये मेरा आंसर होगा। इसे सॉल्व किया तो कितना आया? 246 आ गया। हाँ जी, अब है ये बात, ये अब ये बताऊँ कि ये कैसे कर आया? तो बताइए, नहीं तो मेरे ख्याल से इतना ही था मेन। अगर आप कहें तो मैं दोबारा वीडियो प्ले कर देता हूँ। येस, नो कुछ बोलिए अब है। सही है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जीबी सर से और समझते हैं। जब भी ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, ये अपने आप में फंक्शनल इक्वेशन है। ये फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन जो होती है वो एक्चुअल में फंक्शन डायरेक्ट ना देकर के इनडायरेक्ट वे है फंक्शन के बारे में हिंट अप करने का। तो जब भी ये फंक्शनल इक्वेशन मिलेगी वी विल यूज दिस फंक्शन। ये हमारा फंक्शन हम हर बार यूज करेंगे, ठीक है? याद रखना, ये फंक्शनल इक्वेशन जब भी क्वेश्चन मिलेगी हम इसका यूज करेंगे, इस फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है? सबसे पहले कैसे करेंगे वो बताता हूं, राइट? अगर क्वेश्चन की बात करिए, ये क्वेश्चन है मेरे पास, एक पॉलिनोमियल है fx जो सेटिस्फाई कर रहा है fx f1 x fx + f1 x, ठीक है? अच्छा, साथ में उसने एक हिंट किया कि f2 की वैल्यू 9 है, f3 की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, यहां ध्यान रखना हमारे को फंक्शन यूज करना है कौन सा वाला, ठीक है? 1 + - x की पावर n। अच्छा, क्वेश्चन में जो भी गिवन हो, जैसे यहां क्या क्वेश्चन में गिवन है f2 = 9, वो अगर पॉजिटिव हो तो आप इसमें से प्लस का ही यूज करेंगे। अगर यही नेगेटिव वैल्यू देता तो मैं माइनस का यूज करने की सलाह देता, ठीक है? अच्छा, अब सुनिए कैसे। क्वेश्चन में हमारे को f2 की वैल्यू 9 गिवन है, ठीक है? तो मैं मान लेता हूं लेट fx = 1 + x की पावर n, ठीक है? f2 की वैल्यू 9 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं भी f2 का यूज करूंगा। कैसे यूज करोगे सर? मैं x की जगह 2 डालता हूं। अगर मैंने x की जगह 2 डाला तो f2 बनेगा या 1 + 2 की पावर n बनेगा। सामने f2 की वैल्यू 9 गिवन है तो मुझे 2 की पावर n बराबर में 8 आता दिख रहा है, इसका मतलब 2 की पावर n = 2 का क्यूब माने n की वैल्यू 3 आ गई। जैसे ही मेरे पास में n की वैल्यू 3 आएगी, मेरे पास में एक्चुअल फंक्शन आ जाएगा क्योंकि मैं n की वैल्यू 3 fx में रख दूंगा। जैसे ही मैं fx में रखूंगा, मेरे पास में ओरिजिनल fx आ जाएगा। अब मुझे पता चल गया कि मेरा fx 1 + x³ है क्योंकि n की जगह 3 आ गया। जो क्वेश्चन में हिंट दिया था उससे मेरे पास n आ गया। अब सोचो मेरे पास 1 + x³ आ गया। क्वेश्चन ने क्या डिमांड करी है? f3, तो मैं x की जगह 3 डाल देता हूं तो 1 + 3 का क्यूब माने 28 इज माय आंसर। फिनिश। कोई डाउट इसको? सिर्फ ये भी एक वन ऑफ द टाइप ऑफ फंक्शनल इक्वेशन है ना? बाकी टाइप शायद नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अगर ऐसा होता है तो fx किस फॉर्म में होगा? वो 1 + - x⁻n की फॉर्म का होना चाहिए, ठीक है? ये जैसे ही क्वेश्चन में दिखेगा ये स्ट्राइक करना चाहिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। नहीं है डाउट तो आगे चलते हैं। अ, साधुचरण मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी, अगर आपको ये वाली कहानी दी हुई है, अगर आपको बोला गया है कि fx * f1/x ऐसा है, तो आप क्या कहेंगे? fx किस फॉर्म का होगा? 1 + - x⁻n, ठीक है? ठीक है? हमेशा, ठीक है? मल्टीप्लाई में नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। देखो या तो एक अनम्यूट कर लो। मैं ये कह रहा हूँ अगर क्वेश्चन में ये बात दी हुई है, अब क्वेश्चन में फंक्शन तो दिया नहीं है कहीं भी, है ना? इक्वल टू में ऐड है, हाँ ऐड है, ओके। नहीं ऐड हो या कुछ भी हो, मैं क्या बोलूँगा fx क्या होगा? 1 + - x⁻n यही होगा। इक्वल टू ऐड है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ भी प्लस लूँगा, नो, इसका मतलब ये नहीं है। ये उन्होंने क्यों लिया क्योंकि f2 क्या है? ध्यान दीजिए f2 9 है। अगर f2 9 है इसका मतलब 1 - x⁻n नहीं ले सकता। इसका मतलब 1 + x⁻n ही लेना पड़ेगा, नहीं तो समझ रहे हैं आप बात? इसलिए लिया ऐसा किया क्या? ठीक है ना? अभी देखो कोई बात नहीं, मेन बात ये है कि ये याद रखना है आपको, इसका प्रूफ भी अभी जीवी सर कराएँगे शायद से, मुझे जहाँ तक याद है इस सेशन में प्रूफ भी होगा इसका रिपीट। ठीक है? हाँ जी, श्यामलाल जी आपका क्या डाउट है? श्यामलाल जी, बाकी इसके बाद क्या क्वेश्चन करना है? मतलब आप इस क्वेश्चन को ये समझिए, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है fx = 1 + x⁻n तो फाइंड f3 एंड f2 = 9 तो फाइंड f3। तो f2 से आपके जैसे आपने x को 2 पुट करा, n की वैल्यू आ गई 3 तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 1 + x³ और f3 निकाल लिया आपने 28। हाँ जी, श्यामलाल जी आपका हैंड रेज़ है, आपका क्वेश्चन क्या है बताइए? ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ इसके बाद? इस पॉइंट में कोई डाउट है तो बताइए पहले। अबे इतनी देर-देर में लिखोगे तो ना मुझे समझ नहीं आएगा, एक बार अनम्यूट करके डाउट पूछ लो, है ना?
एक बार अनम्यूट करके डाउट पूछ लो। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैंने कहाँ रूल बताया कि fx माइनस f1/x है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, ऐसा तो कोई रूल नहीं बताया ना। वीडियो दोबारा प्ले कर दूँ? दोबारा सुनना है? बताइए। श्यामलाल जी, आपका हैंड रेज़ है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हैंड्स डाउन कर लो। वीडियो दोबारा प्ले कर दूँ? ठीक है, प्ले कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। टाइटल है fx into f1/x is equal to f। जब भी ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, ये अपने आप में फंक्शनल इक्वेशन है। ये फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन जो होती है वो एक्चुअल में फंक्शन डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्ट वे है फंक्शन के बारे में हिंट अप करने का। तो जब भी ये फंक्शनल इक्वेशन मिलेगी, वी विल यूज दिस फंक्शन। ये हमारा फंक्शन हम हर बार यूज करेंगे, ठीक है, याद रखना। ये फंक्शनल इक्वेशन जब भी क्वेश्चन मिलेगी, हम इसका यूज करेंगे, इस फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैसे करेंगे वो बताता हूं, राइट। अगर क्वेश्चन की बात करिए, ये क्वेश्चन है मेरे पास, एक पॉलिनोमियल है fx जो सेटिस्फाई कर रहा है fx into f1/x is equal to fx plus f1/x को, ठीक है। अच्छा, साथ में उसने एक हिंट किया कि f2 की वैल्यू 9 है, f3 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, यहां ध्यान रखना, हमारे को फंक्शन यूज करना है कौन सा वाला, ठीक है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। अच्छा, क्वेश्चन में जो भी गिवन हो, जैसे यहां क्या क्वेश्चन में गिवन है f2 is equal to 9, वो अगर पॉजिटिव हो तो आप इसमें से प्लस का ही यूज करेंगे। अगर यही नेगेटिव वैल्यू देता तो मैं माइनस का यूज करने की सलाह देता, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए कैसे। क्वेश्चन में हमारे को f2 की वैल्यू 9 गिवन है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं लेट fx is equal to 1 plus x की पावर n, ठीक है। f2 की वैल्यू 9 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं भी f2 का यूज करूंगा। कैसे यूज करोगे सर? मैं x की जगह 2 डालता हूं। अगर मैंने x की जगह 2 डाला तो f2 बनेगा या 1 plus 2 की पावर n बनेगा। सामने f2 की वैल्यू 9 गिवन है, तो मुझे 2 की पावर n बराबर में 8 आता दिख रहा है, इसका मतलब 2 की पावर n is equal to 2 का क्यूब माने n की वैल्यू 3 आ गई। जैसे ही मेरे पास में n की वैल्यू 3 आएगी, मेरे पास में एक्चुअल फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि मैं n की वैल्यू 3 fx में रख दूंगा। जैसे ही मैं fx में रखूंगा, मेरे पास में ओरिजिनल fx आ जाएगा। अब मुझे पता चल गया कि मेरा fx 1 plus x क्यूब है, क्योंकि n की जगह 3 आ गया। जो क्वेश्चन में हिंट दिया था उससे मेरे पास n आ गया। अब सोचो मेरे पास 1 plus x क्यूब आ गया। क्वेश्चन क्या डिमांड करिए, f3, तो मैं x की जगह 3 डाल देता हूं, तो 1 plus 3 का क्यूब माने 28 इज माय आंसर। फिनिश। क्या सिंपल क्वेश्चन है? हां, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी, अब ये बात क्लियर हुई या नहीं? ये सब है? बात क्लियर हो गई? ये हमने पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि f2 पॉजिटिव आ रहा था, इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर प्लस है। बात क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। अगर कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं अभी। यस, चलिए। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी नेक्स्ट चल रहे हैं हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये पोल क्वेश्चन है एवरीवन, पोल क्वेश्चन है। आपको 1 मिनट मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया था। तो जल्दी से आंसर करना है आपको पोल में, ठीक है? थोड़ा-सा सॉल्व करना है तो ट्राई कर लो इसमें, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहता हूँ। फिर मैं 30 सेकंड्स में पोल रेज़ कर रहा हूँ, ठीक है? 30 सेकंड्स बाद पोल रेज़ कर रहा हूँ। चलिए, पोल रेज़्ड। 1 मिनट की पोल है। 1 मिनट की पोल है। एक स्टूडेंट ने आंसर किया है, 45 सेकंड्स रिमेनिंग। चलिए, टाइम खत्म। 3 स्टूडेंट्स ने ठीक किया है। अमित ने, शुभांकर ने और एक और स्टूडेंट है, नाम नहीं दिख रहा है, और 2 लोगों ने गलत किया है, बाकी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। चलिए, मैं करा देता हूँ क्वेश्चन को। जैसे ही मुझे क्वेश्चन दिखा कि इसमें तो एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है ना? इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है px वो कैसा होना चाहिए था? 1 प्लस माइनस एक्स रेज़ टू पावर n, ऐसा होना चाहिए था। अब मेरे को दिया है कि p3 कितना है? -8, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? px प्लस या माइनस में से माइनस लेंगे, 1 माइनस एक्स की पावर n होगा। और अब इसमें x को 3 पुट कर दो। तो p3 कितना दिया हुआ है? 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर n हो जाएगा वो, जो मुझे दिया है -8। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब माइनस 3 रेज़ टू पावर n इक्वल टू -8 -1 इक्वल टू -9, 3 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 9, n इक्वल टू 2, है ना? 9 को 3 स्क्वायर बोल सकते हैं, तो n 2 आ गया। जैसे ही n की वैल्यू 2 आती है, हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन px क्या हो जाएगा? 1 माइनस x की पावर 2, और मुझे क्या निकालना है? p4। तो p4 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 की पावर 2, 1 माइनस 16 माइनस 15 आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है सभी को? चलें आगे? डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे चल रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट कांसेप्ट। चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका प्रूफ पे बात कर रहे हैं, सारी सी चीज है, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, मैं लेता हूं fx into f1/x, और इस सबको मैं एक तरफ ले आता हूं, तो माइनस का fx माइनस का f1/x ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, तो इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, अब एक काम कीजिएगा, मैं जानबूझ करके दोनों तरफ +1 कर रहा हूं, फिर मैं इन दोनों में कुछ कॉमन लेने की सोच रहा हूं। बताइए क्या कॉमन आएगा? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्या कॉमन आएगा इसमें? fx। अच्छा, क्या बचेगा मेरे दोस्त? f1/x -1 ये बचेगा। अच्छा बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? -1 है ना, -1 क्या कॉमन आने के बाद बचा? f1/x -1 इज इक्वल टू 1। क्या आपको नहीं लगता इस ब्रैकेट में जो है और इस ब्रैकेट में जो है वो सेम है, फिर कॉमन आ जाएगा। तो f1/x -1, और यहां से क्या बचा भाई? इन दोनों से बचा है fx -1। क्या कहते हो आप? fx -1 ढंग से लिख लिया जाए, नहीं तो ये तो गलत संदेश दे देगा। fx -1 ऐसे और इक्वल टू 1। क्या आपको लगता है यहां तक सही है? अच्छा, अब एक छोटा सा काम कीजिए। अब क्या कीजिए, अब इसको थोड़ी सी देर के लिए gx बोल लेते हैं अपन, पूरे को, हाँ, पूरे ब्रैकेट को gx बोलते हैं। तो अगर fx -1 gx है, क्या बोला मैंने? अगर fx -1 gx, डायलॉग को गौर कीजिएगा, अगर fx -1 gx है तो f1/x -1, अगर gx fx -1 है, gx fx -1 है, तो f1/x -1 g1/x होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने x की जगह 1/x कर दिया, x की जगह पर 1/x कर दिया, तो ये वाला ब्रैकेट नहीं आ जाएगा। और अगर आपने फर्स्ट ब्रैकेट को gx माना तो पास वाला ब्रैकेट g1/x हो गया। तो gx g1/x इक्वल टू 1 हो गया। यहां तक की बात बराबर है ना? अच्छा, अब देखो साहब, अब सोचो कौन से ऐसे दो फंक्शन है, नाउ थिंक, कौन से ऐसे दो फंक्शन है, ठीक है, कौन से ऐसे दो फंक्शन, ठीक है, जो रेसिप्रोकल हो। एक तो पहली बात तो रेसिप्रोकल हो, और रेसिप्रोकल के मल्टीप्लिकेशन पर 1 दे दे। क्या बोला मैंने? मैं स्टेटमेंट ये हटाता हूं क्योंकि इससे मेरी रिदम भी जा रही है। आपको क्या सोचना है? कोई सोचना है कि ऐसा फंक्शन जिसमें x की जगह 1/x करके मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाए।
जैसे जैसे मैंने लिया gx इज एक्स स्क्वायर, अब आप g 1/x बताओ कितना होगा, 1/x स्क्वायर, और क्या मल्टीप्लाई करो जरा जल्दी से gx इनटू g 1/x, क्या आएगा बताओ, x स्क्वायर इनटू 1/x स्क्वायर बनाएगा। तो एक बचेगा, एक मिनट सर, मैंने कहा क्या 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 सर, एक काम कीजिए ना आप x क्यूब x स्क्वायर x क्यूब कीजिए, तो यहाँ पे सर अगर gx x क्यूब हो गया तो g 1/x क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो ये भी बनाएगा। मैंने कहा वाह क्या बात बोल दी। अब एक बच्चे ने कहा सर मेरे थोड़ा सा अलग, और मेरा दिमाग थोड़ा अलग है, मैंने कहा क्या क्या जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो उसने कहा सर अगर मैं x क्यूब की जगह में माइनस x क्यूब मानता हूँ फंक्शन को, तो g 1/x जो होगा वो माइनस का 1/x क्यूब होगा, मल्टीप्लाई करने पर सर ये भी बन देगा। हाँ तो अब यहाँ कई लोगों के दिमाग में आया कि x स्क्वायर भी काम करेगा, माइनस x स्क्वायर भी काम करेगा, x क्यूब भी काम करेगा, माइनस 1/x क्यूब भी काम करेगा। सर या तो सारे काम करेंगे, कोई ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा ना हो कि मल्टीप्लाई करने पे बनाए, इवन x की पावर 4/3 भी काम करेगा सर। हाँ x की पावर 4/3 into 1/x की पावर 4/3 करके बन देगा। सही है, तो अब लोगों के दिमाग में आना चालू होगा ऐसा कौन सा फंक्शन है, तो दिमाग में आया कि gx इज इक्वल टू में x की पावर n वो भी प्लस माइनस सब चलता है। हाँ x की कोई भी डिग्री ले लो, वेरी गुड, x की कोई भी डिग्री प्लस हो माइनस हो, आप जब भी लोगे हर बार gx into g 1/x करने पे इतना आएगा, और अगर ऐसा हो गया तो आपको बताना चाहिए कि gx क्या चीज है, fx - 1 था, इतना हुआ, और ऐसे होती fx क्या आ गया 1 + -x की पावर n। क्या बात है, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है क्या, fx एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर fx f1/x माइनस में 3fx प्लस में 3f1/x, ठीक है, आई थिंक ये माइनस का 3 बना, ठीक है, माइनस का 3 है, माइनस का 3f1/x प्लस 8 बराबर 0। अच्छा अब देखो जिनको प्रूफ आता है वो समझ जाएंगे कैसे, मैं आपको बताऊं ऐसे, देखो जरा ध्यान से देखना, पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, fx क्या बच रहा है f1/x माइनस 3, तो इधर भी अब देखो यहां देखा जाए तो माइनस 3 है, यहां देखा जाए तो माइनस 3 है, मैं माइनस का 3 कॉमन भी ले लेता हूं, f1/x, तो पीछे 8 9 करके अगर ये 9 होता, क्या होता, 8 9 करके 9 होता, तो 9 कैसे कर सकते थे, मैं +1 +1 कर लेता हूं जैसे पिछली बार किया था, तो ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है भाई, मैंने दोनों तरफ 1 जोड़ दिया, तो अगर जैसे मैं अब कॉमन लूंगा -3 तो यहां पे -3 बचेगा, और इधर 1 रहने दे। ओके फिर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, f1/x माइनस 3 कॉमन आ गया, अंदर से fx माइनस 3 कॉमन आ गया, इस 1 हो गया। फिर क्या करोगे, फिर से वापस इसको gx मानोगे, हाँ इसको gx मानेंगे और ये g 1/x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 1 दे ही देगा। और ऐसा होती है, मैं फिर से वही वाली बात कहूंगा कि gx कौन है, gx अपने आप में प्लस माइनस x की पावर n हो गया, और gx क्या था, fx माइनस 3 था, तो इस प्लस माइनस x की पावर n हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो fx अपने आप में कितना हो गया 3 + -x की पावर n हो गया, और फिर x की जगह 3 कर देंगे, 3 + 3 + -3 की पावर n, ये मेरा आंसर होगा, लेकिन सरकार ने 30 दिया है तो 3 की पावर n, अब रुको रुको रुको, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने पर मैं प्लस का ही लूंगा, राइट है, प्लस का ही लूंगा, राइट, तो प्लस का लेने पर 3 की पावर n बराबर में 27 बोले तो 3 का क्यूब माने n की वैल्यू 3 आ गई, और अगर n की वैल्यू 3 आ गई तो मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं, तो मेरे पास में 100 फंक्शन कितना बना, फंक्शन बन गया 3 + x स्क्वायर x क्यूब, क्योंकि n की जगह 3 रख दिया, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मेरा क्वेश्चन में क्यूब करना है 3 + 2 का क्यूब, 3 + 2 का क्यूब बोले तो 11 इज माय आंसर। हाँ जी, कोई डाउट? तो अपने प्रूफ भी देख लिया इस फंक्शन का कि कहाँ से आया फंक्शनल इक्वेशन का प्रूफ, और उससे मिलता-जुलता एक और भी क्वेश्चन किया, है ना? जिसमें प्रूफ काइंड ऑफ डेराइव ही करना पड़ा हमें। चलो अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे चल रहे हैं। हाँ, कोई प्रूफ, हाँ, प्रूफ में डाउट है कुछ? प्रूफ में डाउट है आपको अभी? प्रूफ का लास्ट थिंग, वो तो फिर बनाना पड़ेगा मुझे हमें, मतलब अगर आपको ऐसा ही मतलब यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया बात अबे? येस, नो? यहाँ तक बात समझ में आई लाइन तक या नहीं? यहाँ तक समझ में आ गई, है? अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो देखो हमने f ऑफ 1/x - 1 इसको क्या बोला gx, ठीक है? तो अगर gx है, अगर मैं x को 1/x से रिप्लेस करूँ तो क्या बोल सकते हैं हम f ऑफ 1/x - 1, तो क्या x को 1/x से रिप्लेस करूँ तो ये हो जाएगा fx और -1, और g क्या हो जाएगा 1/x। इसका क्या मतलब है, अगर ये gx है तो ये g 1/x होना चाहिए, अगर लेफ्ट वाला gx है तो राइट वाला g 1/x होना चाहिए, है ना? क्योंकि x की जगह 1/x रखने से ये बन जा रहा है। तो gx इंटू जी 1/x हमारा 1 आ रहा है। ऐसा कब होता है, g इंटू एक्स और g इंटू 1/x 1 आ रहा है, मतलब कि आप ऐसा फंक्शन कब होता है, ऐसा फंक्शन सबने 3-4 एग्जांपल दिए, मैंने कहा कि ऐसा फंक्शन ले लिया मैंने gx इक्वल टू x, तो g 1/x कितना होगा 1/x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 आएगा, x इंटू 1/x 1 आएगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, gx को -x लिया तो g 1/x क्या आएगा -1/x, उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 1 आएगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, gx को क्या लेके देखा x स्क्वायर, तो g 1/x क्या होगा 1/x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर तो भी 1 आ रहा है। तो gx किस तरह का फंक्शन होगा, ये बात इस बात से जज हुई। इसका क्या मतलब है, gx कुछ ऐसा होना चाहिए प्लस माइनस x रेज़ टू पावर n, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये बात है। क्योंकि ऐसा कोई भी फंक्शन हो, n की कोई भी वैल्यू ले लो आप, अगर अगर gx 1 प्लस माइनस x रेज़ टू पावर n की फॉर्म में है, तो वो ये वाली इक्वेशन को हमेशा सैटिस्फाई करेगा जो लेफ्ट में दी हुई है। अगर gx ही है, gx को तो मैंने क्या माना था, मैंने इस चीज़ को gx माना था, है ना? तो वापस से gx की जगह ये बात लिख दूँ अगर, तो क्या आएगा मेरा f ऑफ 1/x - 1 इक्वल टू प्लस माइनस x रेज़ टू पावर n, ठीक है ना? है ना? और और इससे क्या आएगा, f ऑफ 1/x कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस x रेज़ टू पावर n। अच्छा देखो यहाँ पर एक्चुअली हम क्या कह सकते हैं, मैंने इसको gx बोला तो ये मेरा क्या बन गया जी 1/x, अगर मैं इसको gx बोलता तो ये जी f 1/x हो जाता। बेसिकली ऐसे नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ना इसको बोला है gx और इसको बोलेंगे g 1/x, है ना? उल्टा ऐसे सीक्वेंस लिखे ना तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो g 1/x इंटू gx प्लस माइनस x आ रहा है, तो अगर मैं gx मेरा ये है तो f ऑफ x माइनस 1 ये आ जाएगा, f ऑफ x माइनस 1 ये आ जाएगा, तो fx कितना आएगा 1 प्लस माइनस x रेज़ टू पावर n। जी अब है, बताइए कुछ बात क्लियर हुई? हाँ, सेकंड क्वेश्चन दिखाते हैं, ये लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में फंक्शनल इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दी थी और उसका प्रूफ किया गया था। ये देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए? नो डाउट्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं देन नेक्स्ट कांसेप्ट पर और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये लीजिए। ये छुपा हुआ टाइटल है और सबसे ज्यादा प्यारे, हालांकि इसके क्वेश्चन जो हम टेस्ट में देते हैं अपने इधर उधर इंस्टीट्यूट्स में, सारे इंडिया में एक जैसे पेपर लगभग एक जैसे क्वेश्चन सर्कुलेट होते रहते हैं, क्योंकि हर अच्छे क्वेश्चन को हर दूसरा इंस्टीट्यूट अपने अपनी शब्दों में बयान करता है। जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं, वो अपने टीचर तक पहुंचता है, टीचर वापस उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन दूसरे बैच में देता है।
तो आपको ये तो समझ में आता ही होगा। तो एक कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर हमको बात करनी चाहिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? भाई कुछ नहीं, आपको x की जगह पर a रखना आता है। x की जगह पर अगर हम y रखवा दें तो भी चलेगा, चलेगा। अगर x की जगह x2 रखा दें तो भी चलेगा। तो बस आपको अगर बाय द वे फंक्शन के अंदर x की जगह पर दूसरी चीज को रखना आता है, सब्स्टिट्यूट करना आता है, तो उससे बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा fx/y, तो अगर मैंने ऐसा किया तो आप भी कर सकते हैं fx/y। x की जगह x/y करते ही राइट हैंड साइड पे भी x/y होगा। तो आपको पता होगा ये बन जाएगा log x - log y बन जाएगा। फिर क्या? फिर आपको पता है log x तो fx है, तो log x की जगह fx हो जाएगा। तो log x अगर fx है तो log y fy हो जाएगा। तो fx/y का आंसर क्या बना? fx - fy। दैट्स इट, हो गया। माने fx/y को आपने fx और fy की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन फिनिश। अब एक और ट्राई करके देख लो। क्वेश्चन आपका है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है? पहला, आप मुझे a/b निकालो। क्या आता है देखें। आपका पहला काम है, पहले 10 सेकंड में f/a/b निकालो। चलो, जिनका निकल गया वो f/b/a निकाले। अगर आपसे f/b/a और f/a/b दोनों आ गए तो फिर डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। अगर आपका आंसर a/b आ गया है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, थम्स अप आपको मिलेगा। अब जिनका अभी भी फाइट है वो मिला लेते हैं। f/a/b में करना क्या है? x की जगह पर a/b करना है और यहां पे भी x की जगह a/b + 1 करना है। एलसीएम आते ही मेरा निकल a/a + b आ गया। अब x की जगह b/a रखते हैं तो यहां b/a हो गया और नीचे की तरफ b/a + 1 हो गया। तो जैसे मैंने ऐसा करा b/a + b हो गया। अब क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है? f/a/b / f/b/a। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पर a/b आंसर आएगा। क्वेश्चन फिनिश। भाई मेरे को इन दोनों को डिवाइड करना था, a + b से a + b कर दिया। fx - y x + y = x * y है। तो क्वेश्चन के अंदर fx * y, fx, y और fy, x का a बताओ क्या होगा? देखो अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरह के कई क्वेश्चन मिलेंगे। कभी x - y की जगह 2x - 3y दे देगा, x + y की जगह 2x + 3y है, 3x + 2y ऐसे कुछ कर देगा हर बार। करना क्या है? फंक्शन में एक तो x - y है, फिर कॉमा है और फिर x + y है। एक काम कीजिएगा, सबसे पहले x - y को p मानते हैं अपन और जो x + y है उसे q मान लेते हैं। ठीक है? मानते ही हम दोनों को ऐड करते हैं। तो 2x = p + q, तो x की वैल्यू p + q/2 आ गई। ऐड किया तो। अगर ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया होता, तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो y है ना, उसकी वैल्यू q - p/2 आ रही है। बिल्कुल, x आ गया, y आ गया। अब सुनो जरा ध्यान से। अब मेरे को जो क्वेश्चन में ये x - y, x + y दिया था, वो सामने से x * y दिख रहा है। दिख रहा है। अच्छा, अब इधर भी दिमाग लगाओ जरा। जो x - y है उसकी जगह पर सॉरी जो x - y है उसकी जगह p रख सकता हूं। तो मैंने यहां p कर दिया और यहां q कर दिया। तो इस x की जगह p + q हो गया और यहां हो गया q - p/2। तो उससे मेरे पास में f p, q की फाइनली वैल्यू आ रही है p² - ना 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 सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, q² - p²/4। क्या मेरे पास f p, q आ गया? आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा? अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस। अरिथमेटिक मीन का मतलब दो चीजों का अरिथमेटिक मीन माने दोनों का सम/2। तो मैं कह सकता हूं अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू में fx, y + fy, x डिवाइड बाय 2। ये तो होगा। अच्छा 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 अच्छा। अब जल्दी से मुझे बताओ कि f p, q अगर इतना है तो f x, y कितना होगा? p की जगह x और q की जगह y रख के सोच सकते हो। तो यहाँ y² - x² 4 दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ भर देता हूँ। अगर दिख रहा है तो मेरे को दिख रहा है y² - x² 4 और प्लस के अंदर यहाँ दिख रहा है x² - y² 4 और डिवाइड बाय 2 भाई। मेरे को लगता है कि शायद आप समझ गए अरिथमेटिक मीन 0 आ गया। क्लियर है? ये छुपा हुआ टाइटल है। जी, कोई डाउट किसी को तो बताइए इस क्वेश्चन में या अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट सेकंड वाला कौन सा था पहले तो एक बार देख लें। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कह रहे हैं आप, ये वाला रिपीट कर दें। मैं एक्सप्लेन कर दूं या वीडियो रिपीट कर दूं? ये वाला वीडियो रिपीट करूं या मैं एक्सप्लेन कर दूं? देखो ऐसा दिया हुआ है ना x - y x + y = xy, है ना? मैं कर देता हूँ। तो x - y p दे दिया। मान लिया हमने क्या किया यहाँ पर f of x - y into x + y हमें दिया है x into y और हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है इन दोनों का। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 निकालना है। ठीक है ना? fxy into f + fyx/2 इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? अच्छा मुझे पहले तो ये फंक्शन ना xy की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ तो x - y x + y है। मैंने क्या किया x - y को p मान लिया और x + y को q मान लिया। जो उन्होंने किया वही कर रहा हूँ मैं भी, वही, है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? fp q हो जाएगी। अब राइट हैंड साइड xy है ना? तो x और y की वैल्यू कैसे निकालूं इन दोनों इक्वेशन से? xy की इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ऐड करेंगे तो आएगा 2x = p और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -2y = q, है ना? यही आएगा ना? x ऐड करेंगे ऐड करेंगे तो 2x = p + q और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2y = p - q। ये आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? p + q/2, है ना? xy में पुट करना है ना यहाँ पर और y की वैल्यू कितनी आएगी? q - p/2, है ना? ऐसे लिखते हैं इसको। तो f p q ये आ गया मेरा, है ना? तो p और q की जगह xy बोल दो। इसको पहले और सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, है ना? p - q * p + q क्या हो जाएगा? -p² - q² अपॉन 2 या फिर इसको q² - p² अपॉन 2 बोल सकते हैं। तो ये तो fpq है। अगर p की जगह x बोलूं और q की जगह y बोलूं तो fxy कितना हो जाएगा? y² - x² अपॉन 2। तो fxy वाली फॉर्म में आ गया। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात होगी क्योंकि मुझे क्या निकालना था? fxy और fyx का मीन। ठीक है ना? मेरे पास fxy आ गया। अगर fxy ये है तो fyx कितना होगा? fyx होगा x² - y² अपॉन 2, है ना? और इनका मीन निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया? तो y² से तो y² कट गया, -2x² अपॉन 2, है ना? नहीं x² भी कट गया, y² भी, दो सारा कुछ कट गया। ऐड किया तो सब कुछ कट गया, तो 0 अपॉन 2 0 ही आ गया। समझ में आ गई बात नहीं आई? मतलब मैं भी वही बात ही बताई जो सबने बताई, कुछ अलग नहीं बताया। बट कोई स्टेप में डाउट है तो बताओ। हाँ, क्लियर है। चलिए, ठीक है। चलिए, एक फंक्शनल इक्वेशन पे, हाँ, ठीक है, ग्रेट। चलो, यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। f of x - 1 निकालना है। तो हमें किसी तरह ये fx या fx - 1 बनाना है इसको। क्या करें इसमें? मैं करा दूँ या आप ट्राई करेंगे? जल्दी बताइए, मैं करा दूँ? मैं ही करा देता हूँ क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा हम स्लो चल रहे हैं। ठीक है? हाँ, मैं ही करा देता हूँ। देखो अगर इसको बिल्कुल बेसिक से चलाना है, या तो एक तरीका है कि यहाँ भी मैं x + 1/x बना लूँ। नहीं बना सकते। देखो एक तरीका तो ये होगा, इसे मैं राइट हैंड साइड में भी x + 1/x की फॉर्म में बना लूँ। वो कैसे बना सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ x² + 1/x² में मैं क्या करूँ? 2 ऐड कर दूँ और 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर -2, है ना? अगर fx इसके बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ fx कितना होगा? x² - 2 के बराबर होगा। क्योंकि अगर मैं मतलब अगर आपको ये स्टेप डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ? x + 1/x को मैंने मान लिया p, तो ये क्या हो जाएगा? fp = p² - 2, है ना? तो इसका मतलब fx = x² - 2 बन गया। ठीक है? ये एक तरीका है। अब ये क्या करें? en का आंसर
मुझे समझ नहीं आया क्या पूछ रहे हैं आप, है ना? तो ये तरीका तो ये हो गया, fx आ गया मेरे पास, तो fx माइनस 1 कितना हो जाएगा? तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। जीरो था, मीन का आंसर जीरो था ना? जीरो था आंसर, मीन वाले क्वेश्चन का आंसर जीरो था। कहाँ हम आगे चले गए क्या? एक मिनट, हाँ यहाँ पे जीरो था, जीरो बाई टू जीरो, जीरो। चलिए, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब जो भी आया इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस टू, जिसे बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन। और भी तरीके हो सकते हैं, बट टाइम बचेगा तो मैं बताऊंगा। इस मेथड में कोई डाउट है तो किसी को बताओ, इस मेथड में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्या बात क्लियर है इस मेथड में? नो डाउट्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ। हाँ जी, अब डाउट है आपको? अबे डाउट के चक्कर में कुछ कंसेप्ट मिस ना हो जाए, है ना? क्योंकि देखो ये रिकॉर्डेड सेशन है, अगर हर क्वेश्चन में दो दो बार करूंगा तो 20 मिनट्स में आई एम श्योर मेरे पास कंसेप्ट मिस ना हो जाए। फिर पता है क्या, अगर चैप्टर में कुछ कंसेप्ट मिस हुए तो फिर आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। आप एक काम करना, लास्ट में मैं डाउट लेता हूँ क्योंकि अब टाइम कंस्ट्रेंट मेरे पास कम है, और लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं दोबारा क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं अभी होमवर्क के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ भी मिस हो, फिर पूरी चैप्टर की सीक्वेंस आपकी हिल जाएगी और फिर आपको आगे का पार्ट भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने को प्रोएक्टिव रखिए, दो बार वीडियो ना देखना पड़े, दो बार ना समझाना पड़े, है ना? आपके पास हमेशा एक चॉइस है रिकॉर्डिंग देखने की। चलिए शुरू करते हैं, लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, मैं तो बता रहा हूं ना कि एडवांस लेवल चीज है थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि फंक्शनल इक्वेशन की अगर हम चर्चा करते हैं ना, तो ये है क्या, थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया देकर चलता हूं आपको कि फंक्शनल इक्वेशन होती है ना, ये एक ऐसी इक्वेशंस हैं जिनमें फंक्शन ही अननोन है, माने हमने फंक्शन को छुपा दिया है, उसकी जगह आपको एक इक्वेशन दे दी है फंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, फंक्शन को छुपा करके हमने फंक्शन के फॉर्म में इक्वेशन दे दी, आप समझिएगा। अच्छा, जो इसका एक्चुअली क्या ना, इसके जो मेथड है वो थोड़े से डिफरेंट है सॉल्व करने के। उससे हम क्या करते हैं ना, कभी कभार फंक्शन का डायरेक्ट आइडिया भी लेते हैं और कई बार फंक्शन का आइडिया नहीं लगता, तो जो क्वेश्चन में डिमांड है वो सीधी पूरी हो जाती है। जैसे मतलब मैं आपको लेकर चलता हूं, ठीक है, अगर इसकी बात करी जाए तो मैं इसके बारे में जरा चर्चा करता हूं। ठीक है, देखिए फंक्शनल इक्वेशंस आर इक्वेशंस वेयर द अननोन आर फंक्शंस rather than the traditional variable। अब की बार वेरिएबल x के नहीं पता करना, हमें क्या करना है, फंक्शन के बारे में पता करना है। आगे वो बोल रहे हैं कि however the methods used to solve the functional equations are quite different than the methods of isolating the traditional variable। जो भी अपन ट्रेडिशनली जो वेरिएबल को सॉल्व करते हैं उससे थोड़ा सा अलग मेथड होगा, वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, मैं जैसे आपको सिखाऊंगा कुछ तो देखते क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने देखते क्लियर होने वाला एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे हमारे को आइडिया जैसे fx minus fy is equal to x minus y है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर ये LHS में फंक्शन की जगह रखने पर RHS आ जाए? भाई ऐसा देखा जाए तो अगर सीधी सीधी बात करी जाए तो ऐसा फंक्शन fx is equal to x है। कैसे? आप क्या करो, fx x है तो जल्दी से मेरे को बताओ कि fx fy कितना होगा? y। अब जरा घटाओ, fx minus f of y is equal to x minus y आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या था, x। और हाँ, अच्छा मैं आपको थोड़ा और बताऊं, अक्सर हमारा दिमाग सिर्फ x तक की बात करता है, लेकिन अगर x की जगह पर मैं जैसे इसमें fx is equal to x हो गया अपना, है ना, एक तो, लेकिन अगर मैं x की जगह x plus c रखता तो हाँ, तो याद रखना हमेशा कांस्टेंट ऐड करके और मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। जैसे मैंने अगर x की जगह x plus c रखा होता तो यहाँ पे y plus c होता, घटाओ c से c कैंसिल होता तो वापस आता, माने fx ही अकेला फंक्शन नहीं है, fx plus c भी चलता। तो याद रखना हमेशा कांस्टेंट की भागीदारी जरूर चेक कर लेना। तो याद रखना अगर fx plus c होगा तब भी काम बनता है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं आपको क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर आता हूं, छोटे छोटे फटाफट से होते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। रेडी, बहुत अच्छा सेगमेंट है, लिटरली बहुत अच्छा सेगमेंट, एडवांस लेवल की थॉट रखने वाले बच्चों के लिए। और पता है आपको, मैं फिर बोल देता हूं, मेंस ने इसे फोड़ के रखा है, फोड़ के रखा है, बिलीव इट, कि पिछले 3 साल से 19 के बाद 19 20 21 जितने भी इस साल मतलब जितने भी हमारे सालों में पेपर हुए हैं ना, उनमें आपको पता चलेगा कि ये इस पे इतने अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं फंक्शनल इक्वेशन वैल्यू फंक्शंस पे कि आप सोच नहीं सकते। लास्ट तक काम में आने वाली चीज। चलिए, जैसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये कैसे, तो फंक्शन बताओ क्या होगा। ओके, जैसे मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन में कोई भी एक फंक्शनल इक्वेशन दी गई है, fx plus f of 2 times fx f of 1 minus x is equal to 3x। पहला मेथड है कि क्या मैं x की जगह पर मतलब वेरिएबल किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करूं। अक्सर पहला मेथड है जो पहले सबसे पहले सोचना है कि किसी वेरिएबल को किसी वेरिएबल से रिप्लेस करके क्या मैं ये फर्स्ट जो f दे रखा है और जो ये सेकंड f दे रखा है एक से दूसरे में बदल सकता हूं। माने मैं सिर्फ x में बदलूं और ये वाला फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट फंक्शन दूसरे फंक्शन में बदल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? पहली कोशिश ये होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कैसे मैं समझाता हूं। मान लीजिए जैसे मैंने x की जगह पर 1 minus x डाला, अगर मैंने x की जगह 1 minus x डाला तो क्या होगा भाई, इसे पहले सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हम देता हूं। अगर मैंने x की जगह 1 minus x डाला तो ये 1 minus x हो जाएगा। अच्छा, प्लस 2 टाइम्स f 1 minus x की जगह 1 minus x होगा, यहां पे भी 3 into 1 minus x होगा, ये 1 और 1 कट जाएगा। आपको पता चला f 1 minus x प्लस में 2 टाइम्स fx हो गया, इज इक्वल टू 3 minus 3x। 3 minus 3x, बट ध्यान से सुनो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहा हूं। अब 1 और 2 ध्यान से देखो, ये जो fx था और पास में f1 minus x था, ये fx तो बन गया f1 minus x और ये f1 minus x बन गया fx। तो आपको पता चला मैंने सिर्फ एक x में बदलाव किया, x की जगह पे कुछ और रखा और इक्वेशन में दोनों f जो है वो ट्विस्ट कर गए। अब क्या करना है, अब जैसे मेरे पास में ऐसा हुआ ना, मेरे को किसकी जरूरत है, क्वेश्चन मेरे से क्या मांग रहा है, fx मांग रहा है ना, f1 minus x की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं f1 minus x हटा दूंगा। कैसे हटाओगे सर? भाई मैं क्या करूंगा कि इस इधर f1 minus x का जो कोफिशिएंट है वो है 2, सही है, इसका कोफिशिएंट 2 है और इधर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं पहली इक्वेशन लिखूंगा fx प्लस में 2 टाइम्स f1 minus x इज इक्वल टू 3x और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करती 2f1 minus x और 2 से की से मल्टीप्लाई करती 4fx और इज इक्वल टू मैं 2 की मल्टीप्लाई करती 6 minus 6x और अब मैं घटा दूंगा। जैसे मैं माइनस करूंगा माइनस करूंगा माइनस करूंगा प्लस होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, माइनस का 3fx बचेगा और यहां से माइनस का 6 और प्लस का 9x बचेगा। आप चाहो तो ये माइनस हटा लो, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 9x हो जाएगा। अब fx आ गया आपके पास में 2 minus 3x, क्वेश्चन फिनिश। थोड़ा सा सुपीरियरिटी के अंदर अगर दिखाएं तो ये चीज मैंने यहाँ लिखी है। क्या कोई बात समझ में? एक वेरिएबल में कुछ ऐसा चेंज करेंगे कि एक फंक्शन जो है पास वाले फंक्शन में कन्वर्ट होता है। हमेशा पहला ट्रायल है, तो पहला सबसे पहले अपने दिमाग में ऐसा भरेंगे, s की जगह ये रखेंगे, ये हो जाएगा क्या, ये हिट। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट इस मेथड में? क्वेश्चन में फंक्शनल इक्वेशन दिया तो एक को दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है और फिर फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन जो है पिछली बार हम लोग एडवांस लेवल तक थे, तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो सभी इंस्टीट्यूट की एक्सरसाइज में, वो ये वाला। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को अभी जो फंक्शन दिया जा रहा है वो दे रखा है 4 to the power x upon 4 to the power x plus 2, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये 16 to the power x upon 16 to the power x plus 4 भी हो सकता था, ये 8 to the power x upon 8 to the power x plus 100 भी हो सकता था। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा पहला स्टेप होता है fx plus f of 1 minus x करके सम निकालना। क्या? हाँ, पहला स्टेप। तो पहला स्टेप है हम क्या करेंगे, सबसे पहले fx plus f of 1 minus x करेंगे। लेकिन सर fx तो सर यही है ना, हाँ बिल्कुल, तो fx की जगह fx लिख देते हैं एज इट इज और f1 minus x का मतलब हर x की जगह 1 minus x रख देते हैं और 4 to the power 1 minus x का मतलब होता है 4 to the power 1 minus x का मतलब होता है 4 upon 4 to the power x।
अरे सर 12th में आ गए, इतना तो पता है ना अपने को। हाँ पता है, तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं। ओके, अब अपने को पता है एलसीएम 4 आएगा, वो कट जाएगा। जो बचेगा उसे अगर अपन जमा के लिखे ना, तो हमारे को पता है एलसीएम के बाद ये बचेगा। अच्छा, और ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए साहब, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब ये कि 4/x + 2 आ जाएगा और ऊपर की तरफ 4/x + 2 आ जाएगा, और यही बात शायद इन्होंने लिखी होगी। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 1 दे देंगे। हाँ, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में fx + f 1 - x से जुड़ बनाता है, हमेशा। जिनकी भी शक्ल a/x √a होती है, उनका सबका आंसर यही आता है। एक बात। दूसरी बात, अब इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर के 2001 तक इतना। अब मैं एक-एक करके r की जगह पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे रखूंगा। सही है? तो मैंने रखा। अगर मैंने r की जगह रखा, तो मुझे पता है ये लास्ट क्या आएगा, 2001/2002 आएगा। आएगा। उससे जस्ट पहले कौन होगा, 2000/2002 आएगा, बिल्कुल वो भी आएगा। ये भी लिख लेते हैं 2002। ठीक है? उससे जस्ट पहले कौन होगा, उससे जस्ट पहले होगा 1999/2002। सही है? और ऐसे अपन एक-एक करके r की वैल्यू भर लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा रुक करके समझो। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको f में दे रखा है ना, ये 1 - 1/2002 है। और इवन मैं आपको बताऊं कि जो ये लिखा है, ये f 1 - सेकंड वाला है, माने 2/2002। समझ रहे हो आप? देखो जरा एलसीएम लेके देखो ना मेरे साथ-साथ कि 2000 - 2 2000 आ रहा है। तो इसका मतलब 2002 - 2 2000 आ रहा है। इसका मतलब इसी तरह मैं ऐसा लिखता हूं। तो इसका मतलब ये कि मैंने क्या किया, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट के पेयर बनाने चालू कर दिए। और जैसे पेयर बनाए, मुझे फील आ रही है fx + f of 1 - x की, और मुझे पता है ये पेयर की वैल्यू 1 आएगी। हाँ, इस पेयर की वैल्यू 1 आएगी, सिमिलरली इस पेयर की, और ऐसे मैं पेयर बनाता चला जाऊंगा, और मुझे पता है ये 1 1 1 1 आएगा। ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि ये 2001 है, 1 से लेकर 2001 तक है, इसलिए पेयर तो 2000 के बनेंगे। भाई 2001 तक खुलेगा ना, तो इसका मतलब पेयर तो सिर्फ 2000 के बनेंगे। तो ये जो बीच का आदमी होगा ना, वो टिक जाएगा, बेचारा फंस गया वो। क्यों? क्योंकि इधर से सिंगल और इधर से कम हो रहा था, तो बीच वाला जो होगा ना, वो रुक गया, और वो है 1001/2002। इसका मतलब 1 1 1 1 करके 1000 पेयर बने। 1000 पेयर्स की वैल्यू 1 1 1 आई। इसका मतलब 1000 तो वो आ गए। अगर 1000 वो आ गए, तो ये दोनों कट पिट करके 1/2 छोड़ गए। अब फंक्शन में 1/2 रखना किसे नहीं आता, सबने रख दिया, 4 की पावर हाफ, कटा-कुटा मचाया, ये तो 0.5 आ गया, 1000.5 आंसर आ गया। तो दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो जिनकी भी शक्ल ax अपॉन चलिए, एक लास्ट कांसेप्ट है ना? और टाइम कम है, आई नो। एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है। कंसेप्चुअली अगर मैं देखूं तो कुछ मिस ना हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, है ना? नहीं, और कोई नहीं है, एक कंसेप्ट यही है, बस लास्ट एक क्वेश्चन सर और डिस्कस करना चाहते हैं, वो सुनते हैं। इसमें ना, सबसे पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐसे दिखाया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमेशा x से छोटा होता है, इसमें ये भी कोई डाउट नहीं, मैं लॉजिक भी बता दूंगा। दूसरी बात ये कि इसका ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है कि माइनस बस ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद क्लास ओवर है। ओके, ये मेरे ख्याल से 1-2 सेकंड, 30 सेकंड एक्सटेंड होगा क्लास, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, ठीक है? 3 पे -3 को इंक्लूड कर रहा है, और दूसरी बात 0 -2 वाली साइड पर नॉट इंक्लूडेड। फिर ऐसे कैसे, सेम ये इस तरह से स्टेप फंक्शन की तरह बढ़ता रहता है। राइट है? अच्छा, डोमेन -∞ से +∞ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। रेंज देखा जाए तो रेंज माने आंसर, और ये हर बार इंटीजर आंसर देता है, तो इसलिए जो इसकी रेंज हो गई वो आई हो गई। बहुत सिंपल है, मतलब एक तो पहले पुराना ग्राफ याद दिला दूं, अब आगे चलता हूं। ठीक है? अगर बाय द वे जैसे मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल पूछूं कि कैसे काम करता है, तो आप में से हर एग्जांपल बोलेगा कि 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है। मैंने आपको लास्ट ईयर बताया कितना, 2। कैसे, जरा देखिएगा, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ पे 2.3 होगा। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाएंगे, लेफ्ट की ओर दौड़ेगा, तो लेफ्ट में क्या मिलेगा, 2, आंसर इज 2। डन। अच्छा 7.99 होता तो मैंने कहा अगर 7.99 होता तो आप उसकी लोकेशन सोचो, 7 और 8 उससे जस्ट पहले 7.99 होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाते ही लेफ्ट की ओर दौड़ता है हमेशा, नॉन इंटीजर में लेफ्ट की ओर चलता है, और लेफ्ट में पहला इंटीजर कौन है, 7, उस पर देता वैल्यू। अच्छा, और अगर सर ये माइनस का 7.99 होता तो मैंने कहा अगर माइनस का 7.99 होता तो यहाँ -8 होता है, या -7 होता है, यहाँ कहीं माइनस का 7.99 होता। अब जैसे आप इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाओगे, लेफ्ट में दौड़ेगा और लेफ्ट में किससे टकरा जाएगा, -8 से। अच्छा, माइनस का 7.99 हो तो -8, और 7.99 प्लस का तो 7। हाँ, अब जल्दी से बताओ, माइनस का 3.7 का आंसर कितना, माइनस का 3.7 का -3 -4 -4 डन है, एग्जैक्टली आंसर इज -4। अच्छा, अब चलो जल्दी से बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 22 का कितना होगा, 22। ग्रेटेस्ट इंटीजर -23 का कितना होगा, -23। क्यों? क्योंकि इंटीजर पे मूव नहीं करता। अच्छा, अब यही चीज अपन अगर पीछे जाकर देखा जाए प्रॉपर्टीज में, तो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पिछली बार पढ़ी थी, वो ये थी, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू x होता है। हाँ, बट ग्रेटर देन x -1 होता है। अगर बाय द वे हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो पिछला वाला ग्राफ कॉपी किया, यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू अगर 0 से 1 में है, दिख रहा है आपको, x की वैल्यू अगर 0 से 1 में, तो 1 को टच नहीं कर रहा, तो 1 पे ओपन, जितनी भी वैल्यू आ रही है उसका वैल्यू y = 0 पर है, माने x एक्सिस पर है। तो इसका मतलब ये कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर होगा वो 0 होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है और 2 के पहले तक है, तो अपने आप में कहेंगे 1 से 2 ओपन तक है, और आप सामने देख सकते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर 1 होगा। वैसे ही सेम इस केस में भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 2 इंक्लूड कर रही है, व्हाइट बॉल है, इंक्लूड कर रही है, और 3 जो है ना वो एक्सक्लूड कर दिया गया है क्योंकि डार्क बॉल है, तो 2 से 3 के बीच में, तो हम समझ जाएंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 होगी। अब हमें इसका उल्टा भी याद रखना है। क्या, कैसे उल्टा याद रखना है, ऐसे जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 7 दे रखा है ना, देखो जब 2 दे रखा है तो 2 से 3 है, तो 7 दे रखा होगा तो x की वैल्यू कितना होगा, 7 से 8 में होगी। ऐसे ही याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर n दे रखा है तो x की वैल्यू जो होगी वो n से अगला नंबर n+1 के बीच में होगी। हम ये भी बना चुके हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से सबसे पहले ले लेता हूं। चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अगर बाय द वे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x के ग्राफ को बनाएंगे, मिलाएंगे अगर उसके वाइट वाइट डॉट्स को, तो जो लाइन आएगी वो x आएगी। अगली जो ब्लैक डॉट्स हैं उनको मिलाएंगे तो x -1 आएगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो रेड ग्राफ होगा ना वो हमेशा x और x -1 के बीच में होगा, और यही बात याद रखिए। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x जो होगा वो 0 देगा, और लॉजिक मैंने यहां दिखा रखा है, देखो ना, इंटीजर डाला, फिर वही सेम -7 डाला, तो 7 प्लस -7 कितना दे रहा है, 0। नॉन इंटीजर डालने पे 0 आ रहा है। यही अगर बाय द वे मैं नॉन इंटीजर डालता जैसे 7.1, तो 7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, और इसका कितना -8, आंसर कितना आता है, -1। माने मैं नॉन इंटीजर डालता हूं तो -1, इंटीजर डालता हूं तो 0, और यही 7 एक्सेप्ट यही बात याद रखिए कि x अगर कल को इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x की वैल्यू 0 होगी। अगर x अपने आप में नॉन इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x की वैल्यू -1 होगी। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी तो फनी प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर x के साथ एक इंटीजर जाता है ना, तो क्या करता है ये उस इंटीजर को बाहर निकाल देता है और पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। n को कहा भैया बाहर जाना, पीछे से दरवाजा बंद। कैसे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x -5 लिखा है, ये जानता है 5 क्या है, इंटीजर है, ये कहेगा एक बार बाहर जाना, पीछे दरवाजा बंद कर लेगा। अच्छा, और यहाँ क्या होगा, जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 11 हुआ तो ये कहेगा 1 मिनट बाहर जाना, और पीछे से दरवाजा बंद कर लेगा। इवन मैं आपको बताऊं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता, तब भी इस x को एहसास होता कि 5 वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर देगा, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को ये वाला x कहता 1 मिनट भैया बाहर जाओगे, ये बाहर जाता और पीछे से दरवाजा बंद कर लेता, तो ये सब 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता। हाँ, हो जाता ना। अच्छा, क्या बात है। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये हर बार क्या करेगा, जैसे 2.3 प्लस 1 है तो पता है 1 इंटीजर बाहर निकालेगा, 2.3 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर रख लेगा। ऐसी एक प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी यहाँ लिखा चुका हूँ, ठीक है, यहाँ जो मैंने अब मिटा रहा हूँ वो ये रही कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर n देगा तो x जरूर n से n+1 होगा। और इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ने अगर कल को -1 दिया
तो n से n plus 1 तो -1 से -1 plus 1 माने -1 से 0 होगा x। हाँ, इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए एक सीरीज है, ठीक है? उसको भी अगर आप देखें तो वो ये कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 1/n plus 2/n से लेकर n - 1/n का आंसर nx होता है। ठीक है? अच्छा, एक और भी मैं आपको बताता हूँ, ये प्रॉपर्टी नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और एक छठी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। छठी प्रॉपर्टी कहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में x/2 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में x plus 1/2 की वैल्यूज होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होती है। याद रहेगा? बहुत काम की प्रॉपर्टी, बहुत काम। देखो प्रॉपर्टीज कंसेप्ट हमने सारे कर लिए, एक दो क्वेश्चन जरूर मिस किए हैं, तो अब आपका जो डाउट है हमारे पास 4 मिनट में ऑटो एंड हो जाएगी क्लास, जो भी पूछना है पूछ लीजिए। हाँ जी, अभय आपका हैंड रेज है, अभय आप अनम्यूट करके पूछोगे ना जल्दी काम हो जाएगा, है ना? जल्दी काम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड या प्रीवियस स्लाइड, क्योंकि फिर आप ही मिस कर जाओगे। थोड़ा सा अनम्यूट कर लो, माइक यूज कर लो, जल्दी हो जाएगा। हमारे पास वो फीचर है, यूज करते हैं उसको, है ना? कौन सी स्लाइड में डाउट है जल्दी बताइए, इसमें या पुरानी? वीक है लग रहा है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बता दूं? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये बता दूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आज डिस्कस होना है क्या पहले तो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो यही होता है कि अगर नंबर लाइन पे सोच लो इसको, ना नंबर लाइन पे सोच लो 0 1 2 3 4, है ना? -1 -2 -3 -4। अब मैं x की वैल्यू इस नंबर लाइन से कोई भी ले रहा हूँ, मान लो मैंने क्या लिया 5.3, 5.3 कहाँ आता है? यहाँ पे 5, 5.3 5 और 6 के बीच में आएगा, है ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.3 जब निकालूंगा तो 5.3 से जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा है? 5.3 से पहले वाला इंटीजर कौन सा है? मैं बोलूंगा 5 है, तो वो आंसर होगा। अगर मेरे को कोई कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.1 निकालो, तो 2.1 कहाँ पे आ रहा है? -2.1 यहाँ पे आ रहा है, ये ग्रीन पॉइंट दिख रहा है, ये होगा -2.1। अब इससे जस्ट पहले, मतलब जस्ट उसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है? -3 है, तो मैं बोलूंगा ये -3 वैल्यू आएगी। तो उससे जस्ट पहले वाली जो वैल्यू होती है ना, वो रिटर्न होती है। यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी हमने लास्ट टाइम काफी प्रॉपर्टीज की थी, बट अभी तो हम इतना ही कर पाएंगे, है ना? आज का सेशन थोड़ा लंबा है और इस पे इसकी हमने 5 प्रॉपर्टीज की थी, अगर आपको याद हो। अब 5 में से हाँ, 5 प्रॉपर्टीज की थी हमने, और 5 प्रॉपर्टीज में जो लास्ट की 2 प्रॉपर्टी है उस पे भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जीवी सर कराने जा रहे हैं, उससे शुरू कर रहे हैं हम। नहीं नहीं नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2.1 आएगा, -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2.1 कितना होता है? -3 होता है ना? -2 नहीं आएगा। अबे -2 नहीं आएगा, -3 आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा 0 1 2 3, ये माइनस के हैं, है ना? 1 2 3, तो जब मैंने कहा कि -2.1 तो यहाँ पे हुआ, है ना? तो उससे जस्ट लेफ्ट साइड में जो इंटीजर होता है वो ये वैल्यू देता है हमेशा। लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 3 है ना? -3 है, तो -3 आएगी इसकी वैल्यू। -2 गलत हो जाएगा। अबे -2.1 में -3 जो लेफ्ट में इंटीजर होता है वो मिलता है हमेशा हमें। अबे बात क्लियर है? हाँ जी, लेफ्ट में मतलब ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, है ना? नेगेटिव डायरेक्शन में जो हम जाएंगे। हाँ जी, तो लेफ्ट में -2.1 के -3 है ना, उससे जस्ट पहले जो इंटीजर आ रहा है वो, बिल्कुल, है ना? चलो ये तो बड़ा हम इस पे तो काफी डिस्कशन क्वेश्चन हो चुके हैं। चलो अब आगे चलते हैं, ज्यादा डिले हो गया पहले ही, तो चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं जीवी सर से। ये जो क्वेश्चन है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? इसमें ये वाली प्रॉपर्टी इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 1/n प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 2/n एंड सो ऑन, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus n - 1/n की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x होती है। अगर आप इसको इसके नीचे लिखकर कंपेयर भी करते हैं तो आपको क्लिक कर जाएगा कि x की जगह कौन है? 1/4 है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है? आप तुरंत समझ जाइए कि x की वैल्यू 1/4 है। दूसरी बात, 1/n में यहाँ अगर n है तो यहाँ 100 है एंड n is equal to 100। तो आपको पता है इस पूरे सिस्टम का, माने इस पूरी चेन का, माने इस पूरी जो सीरीज है, इसका सम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। तो n की जगह क्या भरोगे मेरे दोस्त? n की जगह 100 और x की जगह 1/4 कैंसिल आउट करके 25 और 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 25, दैट्स इट, आंसर फिनिश। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हाँ? अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन में मैं आपको सबसे पहले इन दो को समझा रहा हूँ। मैं इन दोनों को समझाने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 1 में लिखा है ना, ऊपर क्या दिख रहा है? x plus 1। मैं x plus 1 को थोड़ी सी देर के लिए कैपिटल X मान रहा हूँ, मान लो। तो ये हो गया कैपिटल X/2। अगर x plus 1 कैपिटल X है तो x plus 2 कैपिटल X plus 1 हो गया। दोनों तरफ एक ही तो जुड़ा है, तो इसका मतलब ये मेरे लिए बन गया कैपिटल X plus 1/2। और मैंने जस्ट अभी बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x माने मेरे लिए ये कितना दे रहा है? ये मेरे लिए दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कैपिटल X। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैपिटल X कितना माना था? x plus 1। तो इसका आंसर हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 1। अब अगर भाई आपको मेरी बात समझ में आ गई कि मैं इसे दो को कपल अप करूंगा, पेयर अप करूंगा, और जैसे मैं पेयर अप करूंगा तो हर किसी का आंसर, ये छोटू आंसर, ये जो छोटू होगा वही आंसर बनेगा। तो आप में से कई लोग समझ गए कि इसका आंसर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 1। और जिस दिन मैंने इसे कैपिटल X मान लिया, इन दोनों का आंसर आने वाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 3। अच्छा, वैसे ही इन दोनों का आंसर आने वाला होगा, क्योंकि मैंने अगर इसे कैपिटल X माना तो ये कैपिटल X plus 1 बनेगा, और प्रॉपर्टी से मेरा आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर x होना चाहिए, इसका मतलब इसका आंसर बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 5। और सिमिलर वे में इन दोनों का जो आंसर होगा वो अपने आप में बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 7। तो अगर भाई आप ये बात भी समझ गए तो इसकी वैल्यू 24 दे रखी है, आपको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 का क्या करेगा? बाहर भेजेगा, पीछे से अपना दरवाजा बंद कर लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 7, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 5, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 3, उसका आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 1। फाइनली मेरे को 4 बार ग्रेटेस्ट इंटीजर x आते दिख रहे हैं। ठीक है, और आपने सभी को पता होगा 7 5 12 और 4 16 16, अगर उसमें से क्या एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 आ गई, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 है तो x की वैल्यू 2 से 3 के बीच, भूल तो नहीं गए, ये तो याद रखना ही। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट? इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो बताइए। डाउट नहीं है तो चल रहा हूँ मैं आगे। यस, अभय को डाउट है इसमें? अभय आपको डाउट है इसमें? अभी हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज की थी, हमने कहा था ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x किसके बराबर होता है? x plus 1/2 और x/2 के, है ना? ये लास्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने की थी लास्ट टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर उल्टा प्रॉपर्टी हमने यूज की। यहाँ पे 1 plus 1/100, इस ये हमारी अच्छा, दो क्वेश्चन थे यहाँ पर, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना? पहले मैंने ये वाला डिस्कस कर लिया। इस वाले में डाउट है आपको? इस वाले में डाउट है? इस वाले में डाउट है या नेक्स्ट वाले में डाउट है? अब है, सॉरी, इस क्वेश्चन हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। कौन से वाले में डाउट है पहले ये बताओ? अब है फर्स्ट या सेकंड? अब है आपका डाउट है ना? दोनों में डाउट है। देखो अभी आज का सेशन ना बहुत लंबा है, और अगर मैं सारे, या तो मैं वीडियो दोबारा प्ले कर सकता हूँ, बट आज अगर हम करने लगे ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पक्का रह जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दो, है ना? थोड़ा सा फास्ट करो सेशन में, क्योंकि अगर पिछला सेशन आप अगर नहीं आता तो पिछले सेशन से रिवीजन पार्ट है। पहला क्वेश्चन में मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, हमारा क्या प्रॉपर्टी होती है? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ये वाली जो प्रॉपर्टी लिखी है, ये हमने फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी थी, है ना? इसका प्रूफ वगैरह हमने नहीं किया था, इसको याद ही रखना है। प्रूफ इसका लंबा है काफी, है ना? 10-12 मिनट प्रूफ में लग जाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x plus 1/n x plus 2/n x plus up till n - 1/n nx होता है। तो यहाँ पर इसे अगर हम नोटिस करें तो मेरा ये क्या है? ये x है मेरा 1/4, है ना? और n कितना है मेरा? n है 1/n है मेरा 100, राइट? 1/100 2/100 अप टू 99/100।
100 है ना, n मेरा कितना है 100 है ना, n कितना है मेरा 100। क्या कंपेयर करो इन दोनों को, क्या नोट कर पा रहे हो? और अगर आपको ये पता है ये 100 है तो ये किसके बराबर होता है nx के, nx का मतलब 100 इंटू 1/4 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, और ये कितना आ गया GIF 25, ये 25 आ गया डायरेक्ट। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसका हमने यूज़ किया, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब है ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई थी, दूसरे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज हुई ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x किसके बराबर होता है x/2 प्लस x + 1/2 के बराबर, ठीक है। इसमें इसका उल्टा यूज हो रहा है, यहाँ पे नोट किया तो ये दोनों और ये दोनों इनमें सब में बाई टू आ रहा था। अगर आप x की जगह x + 1 देखो, यहाँ पर क्या है, x की जगह क्या कर दिया x + 1 है ना, x + 1 किसके, x की जगह x + 1 रिप्लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा x + 1/2 प्लस x + 1 + 1 x + 2/2, जो कि वो वही है। तो ये वाली टर्म दोनों मिला के क्या बन जाएंगी x + 1, सिमिलरली ये दोनों टर्म क्या बन जाएंगी x + 3, सिमिलरली ये दोनों टर्म बन जाएंगी x + 5 GIF, और ये दोनों टर्म बन जाएंगी x + 7, ठीक है। और फिर अब हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज की, अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस कोई एक इंटीजर हो तो इंटीजर को हम बाहर ले सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं इंटीजर को अलग से। तो जब मैंने जैसे ही इसको ऐसे लिखा इस फॉर्म में, यहाँ से 7 को बाहर निकाल लिया, 5 को बाहर निकाल लिया, 3 को बाहर निकाल लिया, 1 को बाहर निकाल लिया, 7 and 5 12 and 3 15 and 1 16 है ना। तो यहाँ से एक और स्टेप अगर मिसिंग लग रही है तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x 4 टाइम्स इक्वल टू 24 - 16 हो जाएगा, जो कि 8 के बराबर है। फिर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x 8 है तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कितना आ जाएगा 2। अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन किसी इंटीजर के बराबर है तो x किसके बराबर होता है, अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन मेरा k के बराबर है तो x क्या होता है, k और k + 1 के बीच में होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, या मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू 2, 3। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ sin x cos x tan x secant x। आपको ट्राई करना है या मैं एक्सप्लेन कर दूं, जल्दी बताओ, आपको ट्राई करना है या मैं एक्सप्लेन कर दूं? अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, ट्राई लिखिए, ओके प्रियांशु 2 मिनट्स ट्राई कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। 2 मिनट्स ट्राई कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये आप कह रहे हैं कि प्रियांशु sin प्लस cos x आ गया आपका। देखो रेंज बतानी है ना, हमें रेंज बतानी है क्योंकि ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है तो कुछ इंटीजर वैल्यूज आनी चाहिए, हमारा आंसर है ना, इंटीजर वैल्यूज आनी चाहिए। अगर आप धीरे धीरे नोटिस करो, सबसे अंदर है sec x है ना, sec x की रेंज क्या आएगी, secant 0 कितना हो गया, secant 0 हो गया 1 है ना, और secant π/4, secant π/4 हो गया √2 है ना। मतलब ये वाली वैल्यू अगर मैं sec x की बात करूं, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन sec x अगर 0 से π/4 के बीच में है तो ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, मैं कह रहा हूं अगर मेरा x 0 से π/4 के बीच में है तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन sec x कहां से कहां तक वेरी करेगा, पहले चारों की बात करते हैं। sec x कहां बिलोंग कर रहा है, sec x मैं कह रहा हूं कि बिलोंग करेगी वैल्यू √2 से लेकर 1 से लेकर √2 तक है ना, 1 से लेकर √2 तक कुछ भी हो वैल्यू 1 से लेकर √2 तक वेरी करेगी है ना। tan x की बात करूं तो कहां से कहां तक वेरी करेगा है ना, ऐसे ही cos x की बात करूं तो कहां से कहां तक वेरी करेगा, sin x की बात करूं तो कहां से कहां तक वेरी करेगा। उसके बाद हम बात देखते हैं, देखो tan x की बात करें तो tan 0 इज 0, tan π/4 इज 1, 0 से 1 तक वेरी करेगा है ना, और 1 भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि π/4 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए मैं ब्रैकेट पे लगा रहा हूं। cos x की बात करूं तो cos 0 1 cos π/4 1/√2, तो 1/√2 से 1 तक वेरी करेगी cos x की वैल्यू। sin x की बात करें तो sin 0 0 0 से लेकर 1/√2 तक वेरी करेगा। क्या बात ठीक क्लियर है? अगर ये तो sec x tan x cos x sin x की वैल्यूज है, अगर मैं मतलब √2 कितना होता है पॉइंट्स, √2 होता है 1.414, 1.414 है ना। देखो अगर मैं इसमें 1 से लेकर 1.414 तक की बात आ रही है तो ग्रेट sec x पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लगा दूंगा तो एक ही वैल्यू आ सकती है उसमें 1, 1 से लेकर 1.414 तक अगर sec x वेरी कर रहा है तो GIF sec x 1 हो जाएगा। tan की वैल्यू क्या आ सकती है, क्या क्या आ सकती है, 0 से लेकर 1 तक तो 0 ही हो सकती है ना, tan x की वैल्यू 0 आएगी है ना। cos x की वैल्यू अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में लगा मैं पुट कर दूं अगर, तो क्या वैल्यू आएगी, ये 1/√2 मतलब 1.4 में भी 0.7 से कुछ 1 तक चलेगा तो ये 0 ही हो जाएगा। और sin x की बात मैं अगर करूं तो sin x कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्या इस बात में कोई डाउट है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ sin x 0 रहेगा, cos x 0 रहेगा, tan x 0 रहेगा, sec x 1 रहेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अच्छा जगह नहीं है। देखो मैंने ये बात क्लियर है सबको, मैं लेफ्ट वाला पार्ट उड़ा दूं ये वाला, अगर डाउट है तो बताओ। तो आंसर 1 आएगा, बिल्कुल आंसर 1 आएगा, रेंज 1 आएगी और कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल प्रियांशु वेल डन। इस बात में अभी तक किसी को डाउट है तो बताओ, अगर इस बात में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट तो मैं एक बार इरेज कर दूं इसको, नो डाउट तो बस मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ। अब देखो जो मेरा y की वैल्यू दी हुई है ना, अब यहाँ पर है ना, यहाँ पे y की जो वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी sin x प्लस cos x प्लस tan x प्लस ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई, प्लस 1 है ना, प्लस 1 है ना, इस तरह से ब्रैकेट बंद हो गई। अब हमें पता है कि 1 को बाहर ले सकते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन से, तो मैं इसको लिखता सकता हूँ sin प्लस cos प्लस tan, और 1 को बाहर ले सकते हैं है ना, और ग्रेटर tan की वैल्यू मेरे पास 0 है, ये 0 है ना, तो इसको मैं लिखूंगा फिर से s cos sin प्लस cos प्लस 0 प्लस 1 है ना। और अब की बार क्या करूंगा, sin प्लस 1 हो गया, 1 फिर से बाहर आ जाएगा, ये cos है सॉरी, cos फिर से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा sin प्लस cos प्लस 1 क्योंकि इंटीजर को हम बाहर ले सकते हैं, और फिर से ये 0 हो जाएगा है ना, और लास्ट में 1 आंसर आ जाएगा है ना। मैं बार-बार स्टेप लिखूं, मेरे ख्याल से बात क्लियर है, लास्ट में आंसर आएगा 1, तो रेंज 1 होगी इसकी, ठीक है। बस यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि पहले ये वैल्यू डिटरमिन कर ली और मुझे बताया कि ये वैल्यू 0 0 1 बार-बार इंटीजर वैल्यू निकलता है, तो हमने मेनली प्रॉपर्टी ये लगाई x प्लस एक इंटीजर अगर है तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस एक इंटीजर कर सकते हैं अलग-अलग है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट।
कंसेप्ट पर, और जो हमारा जीआईएफ का ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है जीबी सर करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे को 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बनाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कभी भी ऐड होगा, सबट्रैक्ट होगा, पावर में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। हर बार आपको क्या करना है, कोशिश ये कीजिए कि उसे डिवीजन कर करके ले चलें, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे सोचें फिर बनाएं क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे ये तो सबसे आसान है, इसमें तो इतना भी करने की जरूरत नहीं। करना क्या है, इसमें तो सिर्फ इतना सा करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बनाओ, उसे +1 कर दो। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसे बनाना हो तो मेक ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड 1 अप, और एक ऊपर कर दो। क्या करा, बहुत सिंपल, सबसे पहले अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बनाया और फिर उसे एक ऊपर कर दिया, खत्म। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बनाकर एक ऊपर कर दिया, दैट्स इट, सिंपल। कितना आसान सा ग्राफ है, सोचिए। ये तो हो सकता था, हाँ हो सकता था, हाँ, लेकिन तकलीफ आती है जब 1 ना होकर के कोई वेरिएबल होता। 1 ना होकर के अगर मान लो यहाँ x होता ना, तब आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है। मैंने बोला ना, हमेशा डिवीजन करके चलो, 0 से 1 एक अलग कर दो, 1 से 2 को अलग सोचो, 2 से 3 को अलग सोचो। आप जैसे सोचते जाओगे आपका अपने आप आंसर आता जाएगा। जैसे कैसे दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज कर रहा हूं। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक वेरिएबल x आ गया जुड़ा हुआ, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले x को ब्रेकअप कर लो, है ना। सबसे पहले 0 से 1, 0 से 1 अगर अपन चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि x अगर 0 से 1 है तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होगी, माने जो आपका जो y है ना, वो y x 0 हो जाएगा। अच्छा, अब जरा नंबर लाइन पे चलते हैं। क्या हमें पता है y x का ग्राफ ऐसा, लेकिन y x पूरा नहीं लेंगे, कितना लेंगे, सिर्फ वही जो 0 से 1 में, और 1 को भी टच नहीं कर रहे, ध्यान है ना, ओपन है, 1 को टच नहीं कर रहे। फिर अपन अगले के बारे में सोचते हैं। अब हम सोचते हैं 1 से 2 में कहां होंगे, अगले डिवीजन में चलते हैं। तो 1 से 2 के लिए अगर बात करी जाए तो उस दौरान में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा वो 1 देगा, क्योंकि 1 से 2 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो जैसे ही वो 1 देगा, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह मैं 1 कर दूंगा, तो ये y x 1 हो जाएगा। और y x 1 का ग्राफ ऐसा होता, वही y x 1 का ग्राफ ऐसा होता ना, उसमें से मैं वो हिस्सा चुरा लूंगा जो 1 से 2 के बीच में पड़ रहा है, 2 पे ओपन रखते हुए। ओह ऐसा, हाँ। फिर अगला डिवीजन 1 से 2 के बाद कितना रखें, 2 से 3। अगर x अपने आप में 2 से 3 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 होगी, और y x 2 होगा, और ग्राफ y x 2 का यहां बन जाएगा। थोड़ा और ऊपर, याद है ना, ये y x, ये y x 1, ये y x 2 ये ऊपर होते जा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इनमें से वही हिस्सा रख रहे हैं जो हमारे पर्टिकुलर डिवीजन सेगमेंट में आ रहा है। और सब पीछे 0 के पीछे चले जाते, तो मैंने कहा जा सकते थे x अगर y -1 से 0 होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 होती, और यहाँ x -1 होता, तो x -1 होने तक क्या करते, y x से एक नीचे खींच लेते, और फिर इसमें से वो वाला सेगमेंट चुरा लेते जो इसमें आ रहा है, इतना सा। तो ये ऐसे चल रहा होता, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ। तो उम्मीद है आपने सबको पता होगा ये ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो इसका डोमेन भी आ रहा होगा, हाँ डोमेन बाहर होगा। और दूसरी बात ये कि इसकी रेंज जो होगी वो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, तो पहली तो 0 से 1 में होगी, फिर अगली जो कि 2 से 3 में होगी, और ऐसे आप वैल्यूज निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी रेंज आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल इसके पहले आगे इसके ऊपर दिमाग लगाने से पहले और आगे चलते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू दे रखा है, इसे थोड़ा सा हटा लेते हैं। ये लिख रखा है x टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, x टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको कैसे बनाएंगे सब ग्राफ। मैंने कहा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे रखा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कम से कम इतना तो कर डिवीजन करें। जैसे पहला डिवीजन x की वैल्यू 0 से 1 में सोचो, x अगर 0 से 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो जल्दी से मेरे साथ, 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो y कितना हो गया, y अपने आप में x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह 0 रख दो सर, ये तो y इक्वल टू 1 बन जाएगा। हां, तो फिर y इक्वल टू 1 का ग्राफ बना देंगे। कैसे बनता है सर y इक्वल टू 1, भाई ये अपना x एक्सिस y एक्सिस बनाया, ये 0 से बनाया, और y इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू 1 इतना सा हिस्सा चुरा लेंगे बस जो 0 से 1 में। अब फिर आगे चलेंगे 1 से 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 आएगी, और जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 आएगी, ये x की पावर 1 बन जाएगा, और x की पावर 1 बनती है, 1 मिनट, y इक्वल टू x बनेगा, पता है ना। अब y इक्वल टू x कैसे बनेगा, पहले अपन क्या करेंगे, हां पहले अपन 1 से 2 के बीच की लाइन खींचते हैं, और फिर y इक्वल टू x को ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये वाली लाइन y इक्वल टू x होगी। अच्छा, ये वाला हिस्सा y इक्वल टू 1 हुआ, वो y इक्वल टू x हो गया, हां। अच्छा, अगला, अगर y 2 से 3 होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 होती, तो ये y इक्वल टू x स्क्वायर जैसा बनता, और x स्क्वायर बनने पर सोचो, देखो x आपका 2 से 3 है तो x स्क्वायर आपका 4 से 9 में होता। वही x अगर आपका 2 से 3 में है तो x स्क्वायर 4 से 9 में बनता। माने जो ग्राफ अभी ये देखा जाए ये 2 तक ही गया, ठीक है। अब ये 2 तक ना जाकर अगला जो होगा वो ग्राफ 4 से 9 होगा, माने थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, 4 से 9, 4 के सामने और 9 तक चला जाएगा। यहाँ पर भी है इस तरह से y इक्वल के, अच्छा गुड वन। और फिर पीछे की तरफ जाए तो पीछे की तरफ ऐसा वैल्यू देगा, तो हमको पता है ये y इक्वल टू 1/x बनेगा, -1 से 0 में, तो पहले -1 से 0 गए, और फिर -1 से 0 में x 1/x वाला ग्राफ का पार्ट ले लेंगे, तो ये जगह हो जाएगी -1 और ये नीचे माइनस इनफिनिटी जाएगा। तो ये जितने टुकड़े 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 वाला ग्राफ बना, ये x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बन गया। अब सोचो अगर बाय द वे आप इतनी दूर, चलिए कोई डाउट, हमने काफ़ी सारे 3 ग्राफ डिस्कस किए, ग्राफ 1 प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x का किया, और फिर हमने x प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x का किया, और तीसरा हमने x रेज़ टू पावर x का किया। 3 ग्राफ डिस्कस किए, कोई डाउट है तो बताओ किसी में। y इक्वल टू x समझ नहीं आया, कौन सा थर्ड, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, ये थर्ड वाला अमित, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये वाला। देखो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x, जैसे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x आए, मुझे ये बात पता है ना कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x का ग्राफ कैसा होता है, ब्रेक कहाँ लगती है, इंटीजर्स पे ब्रेक लगती है। याद हो तो ग्राफ ऐसा होता है ना ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का, सॉलिड टू होलो, फिर सॉलिड टू होलो, फिर सॉलिड टू होलो। तो इसको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को अगर मैं आपको बात कहूँ, अगर मैं कहूँ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x की बात कहूँ, अगर x मेरा 0 से 1 के बीच में है, अगर x मेरा 0 से 1 के बीच में है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 0 होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ जब x 1 से लेकर 2 के बीच में है तो x 1 होगा? ये क्या ये सभी के साथ प्रॉब्लम है? क्या मैं किसी को भी नहीं दिख रहा हूँ? किसी को आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? प्रियांशु तो कह रहे हैं कि मैं विजिबल ऑडिबल हूँ। प्रियांशु आप यही कह रहे हैं ना? प्रियांशु कंफर्म? आ रही है आवाज़? अगर मैं अमित दोबारा रिजॉइन कर लो। आ रही है ना? अमित अमित रिजॉइन करो। अमित रिजॉइन करो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो मैंने कहा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू 0 होती है 0 से 1 में, 1 होती है 1 से 2 में, 2 से 3 के बीच में क्या होगी? ये 2 आएगी, है ना? ऐसे ही -1 से लेकर 0 के बीच में -1 आएगी, है ना? तो इसका मतलब जो ये मेरा फंक्शन है y इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x टू x, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ x रेज़ टू पावर -1, x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 1 या फिर x रेज़ टू पावर 2, डिपेंडिंग अपॉन x -1 से 0 के बीच में है, या x 0 से 1 के बीच में है, या x 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, या x 2 से 3 के बीच में है। क्या मैं बोल सकता हूँ या नहीं? इसी को मैंने ब्रेक कर करके लिख ली इसकी डेफिनेशन को, है ना? अब इसमें जो मैंने डेफिनेशन लिखी उसमें ग्रेटर इंटीजर फंक्शन खत्म हो गया। बस इसके बाद मैंने इन रीजन में ग्राफ बना दिया। मतलब मैंने कहा कि 1 से लेकर -1 से 0 के बीच में y इक्वल टू 1/x का जैसा ग्राफ होता है वैसा बनेगा। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ तो पूरा ऐसा होता है, बट मुझे सिर्फ इस रीजन में चाहिए तो मैंने इतने रीजन में बना दिया, ठीक है ना? अमित आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। अमित एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो यहाँ पर। मैंने कहा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अगर x मेरा -1 से 0 के बीच में है तो -1 होगी, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो क्या 0 होगी?
क्या 1 से 2 के बीच में 1 होगी? क्या इस बात में कोई डाउट है आपको? अमित, क्या इस बात में कोई डाउट है? नहीं डाउट है। अगर ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है, तो अब मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू x रेज़ टू पावर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या मैं बोल सकता हूँ? क्योंकि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन -1 है, तो मैं बोल सकता हूँ x रेज़ टू पावर -1 होगी, जब -1 से 0 के बीच में है। x रेज़ टू पावर 0 हो जाएगी, जब 0 से 1 के बीच में है। 1 से 2 के बीच में ये x रेज़ टू पावर 1 हो जाएगी, और 2 से लेकर 3 के बीच में x स्क्वायर हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? ये फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन किस रीजन में आप बात कर रहे हो? अमित? हाँ जी, अमित। अमित, बात क्लियर हुई या नहीं? नहीं, हाँ, कुछ बोलो, है ना? अ, प्रियांशु को तो क्लियर है, अमित का डाउट है। अमित, जल्दी बताओ थोड़ा-सा। अगर क्लियर नहीं है तो नो लिखो प्लीज़। क्लियर है तो यस लिखो। चुप रहोगे तो फिर टाइम खराब होगा। नहीं क्लियर है। अमित, अमित मैंने अमित कनेक्टेड रहना। अमित, मैंने आपको ये बात क्लियर है ना? ये बात क्लियर है आपको, है ना? ये बात तो क्लियर है। जब मैं कह रहा हूँ x मेरा 0 से 1 के बीच में है, x मेरा किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में। y रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x की बात हो रही है। x रेज़ टू पावर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x। इसको मैं ये नहीं बोल सकता x ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की x की वैल्यू आप कह रहे हो -1 होती है, जब x -1 से 0 के बीच में होता है, तो मैंने यहाँ पे -1 लिखा। कब लिखा मैंने? जब x -1 से 0 के बीच में है। क्या इसे लिखने में कोई दिक्कत है अमित? इसकी वैल्यू x रेज़ टू पावर, क्योंकि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 कह रहे हो आप, तो यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने। -1 से x से 0, सॉरी 1 0 से लेकर 1 के से लेकर 2 1 के बीच में। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्योंकि यहाँ पे ये 0 लिखा है मैंने। क्या इसको x रेज़ टू पावर 1, क्योंकि अमित ये तो बड़ी बेसिक बात है, लिखना आना चाहिए ऐसे तो। क्या इसमें कोई डाउट हो रहा है आपको? हाँ जी, तो बस अगर इतना लिख दिया अगर हमने 1 से लेकर x के लेकर 2, तो बस अब मैंने आपको ये सारे ग्राफ बनाने हैं। देखो मैंने क्या किया उसके बाद, इसके बाद उन्होंने सारे ग्राफ बना दिए। उन्होंने क्या किया, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाया। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू 1/x का। ये वाला ग्राफ किसका है? ये एक बड़ी लाइन जो मैंने अभी बनाई है, ये है y इक्वल टू 1 का। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू x रेज़ टू पावर 0 का। ठीक है? या 1 का बोल दो। ऐसे ही एक ये ग्राफ मैंने बनाया बहुत लंबा। ये किसका ग्राफ है? ये है y इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1 का। ठीक है? और एक ग्राफ मैंने बनाया कौन सा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये थोड़ा ग्राफ गलत है, वैसे ग्राफ ये ऐसा बनेगा, ठीक है? ऐसा बनेगा कुछ। तो क्योंकि अब उनके पास जगह कम थी तो उन्होंने ऐसा बना दिया, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब ये 4-4 ग्राफ हर बार बन रहे हैं, बट किस रीजन में कौन सा लेना है वो इंपॉर्टेंट है। जब मैं -1 से 0 के बीच में हूँ, मुझे सिर्फ ये वाला ग्राफ लेना है, जो y इक्वल टू 1/x का है। जब मैं 1 से 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, 0 से 1 के बीच बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये वाला ग्राफ लेना है, ये वाला। जब मैं 1 से 2 की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला ग्राफ कंसीडर करूँगा। जब मैं 2 से 3 के बीच में हूँ, तो ये वाला ग्राफ कंसीडर करूँगा। तो बस ऐसे कर करके मैंने ये जो मैंने व्हाइट में ग्राफ बनाया, ये मेरा फाइनल ग्राफ होगा। मैं सारे ग्राफ नहीं लूँगा, बट ये वाले ग्राफ लूँगा। क्या बात क्लियर हुई अमित कुछ? क्या बात क्लियर हुई अमित कुछ? अमित, एक तो ना अगर ज़्यादा डाउट हो ना कोई भी हो यहाँ पर, तो प्लीज़ अनम्यूट कर लिया करो, उससे ना जल्दी डाउट क्लियर होंगे। हमारे पोर्टल में ये फीचर है, हम कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, हम अनम्यूट भी कर सकते हैं, उससे जल्दी होता है काम। मैं बार-बार पूछता हूँ रिस्पॉन्ड में भी, आप टाइम नहीं लगा रहे हो, आपकी चैट स्पीड थोड़ी स्लो है या कई बार नहीं हुआ, फिर रिप्लाई आया येस नो, उससे टाइम हम सेव कर पाएँगे। मैं बस इतना चाह रहा हूँ, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा होता है अमित, y इक्वल टू 1/x। आपने 11th में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा है, xy इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? अगर मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू 1/x, x को उधर ले जाओ, xy इक्वल टू 1 आ गया, है ना? xy इक्वल टू 1 क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इधर से नीचे जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इधर भी बनता है उसका ग्राफ, इधर भी बनता है, y इक्वल टू 1/x। मैंने दोनों हिस्से इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि वो सिर्फ बात -1 से 0 के बारे में बात कर रहा था। -1 से 0 के बारे में सिर्फ यही वाला ग्राफ मेरे काम का था, इसलिए। ठीक है? ये हाँ, जी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हाँ सर, ये तो पॉइंटों के बाद वाली वैल्यू लेता था। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो दिखता ऐसा था, इसे x माइनस ग्रेटर इंटीजर x भी बोलते हैं, और अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ ऐसा होता है 48 डिग्री के एंगल पे ऐसे टेढ़ी जाती हुई लाइनें। हाँ, और मैं इसे बच्चों के झुनझुने कहता था कि ये झुनझुना ग्राफ है। तो अगर देखा जाए ये टॉप हाइट कहां तक है साहब? इसकी टॉप हाइट है 1 तक। सही है? तो अगर इसकी टॉप हाइट अगर 1 तक है, तो इसका मतलब ये की पक्की बात है कि ये फैला तो पूरा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, इसका मतलब डोमिनार है। डोमिनार को जरूर याद रखना, आर्कल का आदमी है। अच्छा, दूसरी बात, ये रेंज जो है इसकी हाइट 0 से 1 में, जिसमें 1 को टच नहीं कर रहा। क्लियर? अच्छा, तीसरी बात आपको याद दिला दूं कि कैसे काम करता था। जैसे 3.94 है तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उठा लेगा, 0.94 आंसर हो जाएगा। क्या बात है, बहुत सिंपल। 2.92 है तो 0.92, और अगर भाई 1.04 है तो पॉइंट के बाद 0.04। अच्छा, और सिर्फ 5 है तो पॉइंट के बाद तो सब कुछ है ही नहीं, तो 0। अच्छा, और अगर -6 है तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, 0। इसका मतलब समझो कि अगर कभी भी इसमें इंटीजर जाता है ना, तो फ्रैक्शन पार्ट का आंसर 0 आता है। ये उल्टा भी समझा जा सकता है कि अगर फ्रैक्शन पार्ट x कभी 0 दे रखा हो, तो आप तुरंत समझ जाना कि x के नाम पे इंटीजर है। हाँ, ये ऐसे बनती है प्रॉपर्टीज सीखने से, बातचीत को। और अगर भाई नेगेटिव में दे रखा हो 3.94, तो फिर जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू से 1 में से घटा दो। सर आप ये कहना चाहते हो जो 0.94 से 1 में से घटा दें? हाँ, 1 में से घटा दो, तो सर 0.06 बचेगा। हाँ, वो आंसर होगा। इसी तरह से सोचो इसके बारे में, डेसिमल के बाद क्या है? 0.21 घटा दो 1 में से, कितना बचा? 0.79। हाँ, लो दैट्स इट। आप में से सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं आगे प्रॉपर्टीज में। ठीक है, सब पुराना है इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट निकल सकता हूं, आप में सभी को याद होगा। फ्रैक्शन पार्ट x पहली प्रॉपर्टी कहती है 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन इसमें काम का पार्ट ये वाला है। आपको ये समझना चाहिए कि फ्रैक्शन पार्ट x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बहुत ध्यान से। अच्छा, अगर भाई किसी ने पूछा 0 कब होता है, तो हमको याद रखना चाहिए इंटीजर होता है, अभी मैंने लिखा था। तो फ्रैक्शन पार्ट x अगर 0 है तो जरूर x के नाम पे इंटीजर क्या है। अच्छा, कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है कि फ्रैक्शन पार्ट x जो है सिर्फ ग्रेटर देन 0 दे दिया जाए। आप तुरंत रियलाइज कर जाना कि इसका इक्वल गायब हो गया। फ्रैक्शन पार्ट x अगर कभी भी ग्रेटर देन 0 दे रखा हो, तो समझ जाना कि जरूर किसी ने 0 हटा लिया। क्यों? क्योंकि यहां तो इक्वल टू था, कहां गया वो? ये ठीक वैसे जैसे अपने कमरे के बाहर से कोई अगर भाई बच्चा यूं वॉक करता जा रहा है और भाई तो एक हाथ सीधा रखता है और यूं चल रहा था, अपन रियलाइज करते हैं 1 मिनट इधर आओ, गाय क्या है तुम्हारे हाथ में? क्योंकि अपने को पता है जाता तो सीधा था, ये अचानक एक हाथ सीधा कैसे रहने लग गया, अपन रियलाइज करते हैं। वैसे ही अपने सामने होगा कि फ्रैक्शन पार्ट x भैया तुम तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते थे, तुम्हारा इक्वल कहां गया? जरूर किसी ने तुम्हारा इक्वल चुरा लिया। तो इक्वल का मतलब था 0, तो फ्रैक्शन पार्ट x 0 होता था इंटीजर पे, लेकिन ये तो 0 नहीं है। इसका मतलब जरूर x के नाम पे इंटीजर आने बंद हो गए। यही बात आपको समझनी है कि जरूर फिर x के नाम पे वो सारी वैल्यूज आ रही होंगी जो इंटीजर को छोड़ करके होती। हाँ, ये चीजें रियलाइज करने की है। हमको ये भी पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर x के साथ इंटीजर होता तो उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट यार बाहर नहीं निकालता, इतना कष्ट भी नहीं करता, खा जाता है। खा जाता है, हाँ खा जाता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये बात पिछले साल। आपको सभी को ध्यान होना चाहिए, अगर x + 1 1 को खा जाएगा, x + x - 3 तो 3 को खा जाएगा। सब पुरानी चीजें सब आपको ट्यूटर पे याद देंगे, सारी प्रॉपर्टीज। बैठे अपन चलते हैं आगे। प्रॉपर्टीज की दुनिया में अगर ध्यान हो तो 3.8 को 3 + 0.8 लिखना गलत नहीं है। हाँ बिल्कुल गलत नहीं है। और 3 को 3.8 का जीएफ लिखना गलत नहीं है। 0.8 को ये लिखना गलत नहीं है। सोचो, अरे कोई अगर 3.8 देता तो मैं समझ जाता 0.8, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.8 देता तो मैं समझ जाता 3, और अगर दोनों को जोड़ो तो 3.8, तो मैं 3.8 को ऐसे लिख सकता हूं ना। हाँ, वैसे 4.2 को भी अगर मैं चाहूं तो 4.2 का जीएफ और फ्रैक्शन पार्ट ये लिख सकता हूं। तो मैंने ऐसे किसी भी नंबर x के बारे में सोचा, हम किसी भी x को उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसका फ्रैक्शन पार्ट लिख सकते हैं। अच्छा, और हम अगर बाय द वे ऐसा करें कि इसको उधर भेज दें तो फ्रैक्शन पार्ट x और इसकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये अपने आप में हालांकि बने तो इसी से हैं, लेकिन अपने आप में तीनों याद रखने लायक है। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x देखते ही कान खड़े हो चलिए, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये इसका ग्राफ, ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स 3.94 में 0.94 होगा, 2.92 में 0.92 पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं आती। जब नेगेटिव आता है तो थोड़ा ध्यान देना होता है। जैसे -3.94 में 0.06 आएगा, 1 माइनस 0.94 आएगा। इसका लॉजिक बड़ा वही सिंपल है कि जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 3.94 मेरा कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा कहीं 3.94, है ना? तो 3.94 अपने पिछले वाले इंटीजर से कितना ज़्यादा फ्रैक्शनल पार्ट ये कैरी करता है ना? हमें हमें बस ये वैल्यू चाहिए, ये जो छोटी-सी बीच में है, वो वाली वैल्यू, और वो 0.06 होगी। ठीक है? बैक करना है हमें, तो ये लीजिए। अमित कह रहे हैं रेंज कैसे? रेंज इसमें 0 से 1 होती है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज हमेशा 0 से 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होगी, रेंज लिखा है ना यहाँ 0 से 1, डोमेन ऑल रियल नंबर्स। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमें फ्रैक्शन रिटर्न करता है, इंटीजर को खा जाता है, फ्रैक्शन रिटर्न करता है, दैट्स इट। जो मतलब फ्रैक्शन होता है, जो डेसिमल पार्ट बचा हुआ, वो हमें रिटर्न करता है। क्लियर है अमित? बैक लिखा था आपने, क्लियर है? यस, चलिए। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं हम। ये कुछ एग्जांपल्स थे, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज की थी, है ना? प्रॉपर्टीज में हमने 1 2 3 4 5, है ना? इसी की और भाई भी किए थे। जीआईएफ कितना हो गया? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना? इसी से हम बोल सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, और फ्रैक्शनल पार्ट x को हम इसी तरह x माइनस जीआईएफ x लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, है ना? वो कह रहे हैं फाइंड द डोमेन ऑफ लॉग ई टू द फ्रैक्शनल पार्ट x। हमें डोमेन बताना है। तो डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन क्या होगी? ट्राई करना चाहते हैं, मैं बताऊँ? ट्राई करें, चलिए ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। आंसर बताइए। अमित कह रहे हैं परिमेनम। अमित परिमेनम समझ नहीं आया। प्रियांशु कह रहे हैं एक्स, ये इसका मतलब क्या हुआ? एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन लेस देन वन, ग्रेटर देन जीरो। आप ये लिखना चाह रहे हो क्या, जीरो से वन के बीच में? नहीं, देखो, log x का ग्राफ होता है ऐसा, है ना? log x का ग्राफ होता है ऐसा। log x में हमें क्या ध्यान देना चाहिए? log का जब हमने डोमेन में ये बात की थी कि log अगर मेरा fx और gx यहाँ पर हो, तो हम कहते हैं कि एक तो fx मेरा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, fx क्या होना चाहिए? वन नहीं होना चाहिए, और gx क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। यही तीन कहानियां हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है? log ऑफ e फ्रैक्शनल पार्ट x, तो e तो ग्रेटर देन जीरो भी है और e वन भी नहीं है, इन दोनों बातों में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तीसरी जो कहानी है, ग्रेटर फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बट हमें तो पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होता है? जीरो और वन के बीच में होता है। तो बस हमें वहां दिक्कत होनी चाहिए जब ये जीरो आ रहा हो। फ्रैक्शनल पार्ट जीरो कब होता है? जब x क्या होता है? एक इंटीजर होता है, तब ये जीरो होता है। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगी ऑल रियल नंबर्स माइनस z, है ना? आर माइनस जेड लिख दो बस, आर माइनस जेड। जेड क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, आर होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये मेरा आंसर हो गया, आर माइनस जेड। या कहीं ऐसे लिख रहे हैं आर माइनस सेट ऑफ इंटीजर्स, जो भी लिखना है, आर माइनस आई, आर माइनस जेड, इंटीजर्स के सेट को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे चल रहा हूँ 5 सेकंड्स में। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट एक पोल क्वेश्चन है आप सबके लिए, ट्राई कीजिए जल्दी से 1 मिनट में आप आंसर कीजिए। इससे पहले मैं थोड़ा ये ड्रॉ मोड ऑफ कर दूँ ताकि आपके आंसर्स मुझे दिखते रहे। हाँ जी, सिर्फ एक स्टूडेंट का करेक्ट है अब तक, और पूरा नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। साधु, साधु चार्य, शायद से पूरा नाम नहीं दिख रहा है, आधी लेटर दिख रहे हैं। तो साधु का करेक्ट है, बाकी सबका इनकरेक्ट है अभी तक। चलिए टाइम अप एवरीवन। तो दो लोगों का करेक्ट है, अमित और साधु का, बाकी सबका इनकरेक्ट है। तो अमित और साधु वेल डन। करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का है ऑल रियल नंबर्स, है ना? देखो, हमें ये पता है कि हमें क्या ध्यान देना होता है जब भी y इक्वल टू अंडर रूट एफ आ जाए, y इक्वल टू अंडर रूट एफ आ जाए, तो हमारे पास बस एक ही चीज ध्यान होनी चाहिए कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ किसी भी चीज का क्या होता है? जीरो से वन के बीच में होता है। वो तो पहले ही जीरो से वन के बीच में होता है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। क्या बात क्लियर है? इस माइनस से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप -3.8 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो या 3.8 का निकालो, क्या फर्क पड़ता है? फ्रैक्शनल पार्ट तो पॉजिटिव ही आता है जीरो से वन के बीच में, तो ये वैल्यू हमेशा जीरो से वन के बीच में आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात क्लियर है? क्लियर। चलिए आगे चलते हैं देन। नेक्स्ट, टाइम फॉर सम एप्लीकेशन, और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए। से क्वेश्चन जिनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर हो x हो, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड फ्रैक्शन पार्ट x तीनों अगर मौजूद हो, ऑल अवेलेबल, देन कन्वर्ट x इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट। कैसे? हम x की जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x लिख देंगे। अच्छा क्या करोगे? ऐसे देखो, हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x। अच्छा, और प्लस में 3 फ्रैक्शन पार्ट x इज इक्वल टू में 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 को पढ़ा देंगे। पहले सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट निकालो, फिर क्या करो? फिर फ्रैक्शन पार्ट x की वैल्यू निकालो, फाइंड फ्रैक्शन पार्ट x।
देखो कैसे, मैं ये जानता हूँ ये मिलकर हो जाएगा 5 फ्रैक्शन पार्ट एक्स और उधर जाकर के 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2 ऐसा। फिर उसके बाद क्या करो, फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू निकालो। तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय 5। तो पहले दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद में हमको ये पता है कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स जो होता है वो 0 से 1 में होता है। हाँ, तो आप क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन पार्ट एक्स इन 0 टू 1 एंड फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फाइंड आउट करो। आपको पता होना चाहिए पहला स्टेप आपने इसे सॉल्व कर लिया, दूसरा फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू निकाल लिया। हमको पता है कि नाउ फ्रैक्शन पार्ट एक्स होता है वो 0 से 1 में होता है। हाँ, अगर ये 0 से 1 में होता है तो जो फ्रैक्शन पार्ट एक्स की जगह पे 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2.5 लिखा है ये भी 0 से 1 में होगा। हाँ, 5 से मल्टीप्लाई करते ही ये 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 2 इधर 5 और इधर 0 हो जाएगा। हाँ, अब ये 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन 7 और इधर 2 हो जाएगा। हाँ, और ये 2 से डिवाइड करते ही 7/2 हो जाएगा और उधर की तरफ 2/2 माने 1 हो जाएगा। मैंने आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहां से कहां में आ गया, 1 से 2 में आ गया। तो आपका ये सेकंड स्टेप है और यहां आते आप थर्ड स्टेप तक आ गए। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू निकालो और जैसे आप लिखोगे इसके बाद इसे पढ़ो क्योंकि इनइक्वालिटी आ गई। ऐसा इंटीजर जो 1 से 7/2 में हो। अब 1 से 7/2 में कितने इंटीजर होते हैं? एक सर 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है। बस आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू निकालो। तो तीसरे के बाद चौथा काम, फाइंड वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड पुट इट इनटू फ्रैक्शन पार्ट एक्स। अब ये उठा करके फ्रैक्शन पार्ट एक्स में रख दो। कैसे समझाता हूं आपको। पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बना गया, उठाया और इसमें रखना चालू करो। ठीक है, तो जैसे आप इसमें रखोगे तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 into 1 minus 2/5 बोले तो 0 आ रही है। इसमें रखो फ्रैक्शन पार्ट एक्स इज इक्वल टू कितना, 2 into 2 minus 2 divided by 5 बोले तो 2/5 आ रही है। आइए अब सोचो यहां पे अगर देखा तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 into 3 minus 2/5। इसका मतलब कितना, 4/5। अब आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और फ्रैक्शन पार्ट एक्स आ गया। पांचों पॉइंट क्या कहता है, यूज x is equal to में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शन पार्ट x। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट का सम x होता है, तो x निकाल लो। x की वैल्यू क्या आ रही है सोचो, x की वैल्यू आ रही है, राइट। अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो x is equal to कितना आ रहा है, इन दोनों का सम 1 plus 0 बोले तो 1, एक वैल्यू 1 आ रही है, राइट। अच्छा यहां से देखा तो x की वैल्यू है 2 plus 2/5 मतलब 12/5, दूसरी वैल्यू 12/5 आ रही है। x की वैल्यू अगर देखा तो 3 plus 4/5 बोले तो 19/5 आ रही है। मैंने आपके पास में x की कितनी वैल्यूज आई, तीन वैल्यूज, वो तीन वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी वरना कोई नहीं करेगा। तो अब फाइनली x की वैल्यू कौन-कौन सी आई, x के नाम पे आपके पास जो तीन वैल्यूज आई है, एक आ रही है 1, एक आ रही है 12/5 और एक आ रही है 19/5 जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिनमें भी ग्रेटेस्ट एनी डाउट, एनीवन इन एनी ऑफ द क्वेश्चन? किसी को कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में? किसी भी क्या एक ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ है? अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो जल्दी से ट्राई लिखें, 5 सेकंड्स में वेट करूंगा और एल्स मैं स्टार्ट कर दूंगा एक्सप्लेन करना। ओके, ऑल वेल। या फर्स्ट स्टेप, संदीप पुराने इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में डाउट है, लास्ट स्टेप में डाउट है? प्रियांशु को लास्ट स्टेप में, संदीप फर्स्ट स्टेप में कहाँ डाउट है आपको? संदीप फर्स्ट स्टेप में देखो, एक्स को ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 4 ग्रेटर इंटीजर एक्स माइनस 2, ये था ना हमारा 2x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 4 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस 2, ठीक है ना। इस x को हमने क्या लिखा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है ना संदीप, है ना। तो यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो ट्वाइस ऑफ यही आएगा ना, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। उन्होंने क्या किया, तीन चीजें थी, एक्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स, उन्होंने तीनों को दो में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शनल और ग्रेटर इंटीजर में पहले, ठीक है ना। एक्स, इस एक्स को, है ना, यस। तो इसी स्टेप में दिक्कत थी, आगे चले फिर लास्ट स्टेप पे। हाँ जी प्रियांशु, लास्ट स्टेप में कहाँ दिक्कत है आपको? लास्ट में यहाँ पर x1 2 3 पे जब लिया, यहाँ पे कहीं पे, या पीछे पीछे यहाँ पे लास्ट स्टेप में किसी? प्रियांशु कौन सी, यहाँ पर इस पेज पे डाउट है या नेक्स्ट पेज पे? एकदम लास्ट यहाँ पर इसके भी बाद कुछ आ गया नहीं, यही था बस। तो यहाँ पर तो 1 से लेकर 7/2 आया, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, देखो 7 यहाँ यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 2x माइनस 2/5 इक्वल टू 4/5, यहाँ पर डाउट है इस स्टेप में। हाँ तो देखो, अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स हमारा 3 है, अगर ग्रेटर इंटीजर एक्स वाला हमारा 3 है, तो उन्होंने कहाँ पे थे, हमारा लास्ट स्टेप इससे पहले थी, हमारा जो फंक्शन बना था वो ये बना था, है ना, ये बना था फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, हमारा ये बना था, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, वो इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 2 GIF माइनस 2/5, हमें दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इक्वल टू 2 GIF x माइनस 2/5, ये दिया हुआ था हमें, है ना। अगर मैंने मतलब इसी में बार बार केस 1 2 3 ऐसे पुट कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू 1 से लेकर 7/2 थी, तो जब उन्होंने 3 पुट किया तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 into 3 माइनस 2/5 6 माइनस 2 4/5 आ गया, है ना। हाँ आ गया, ठीक है, चलिए ठीक है, आगे आ गया, तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है तो 5 सेकंड्स में लिखिए ट्राई, एल्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। ट्रायल किया, ठीक है ठीक है, 2 मिनट्स, इसे भी ब्रेक कर लो, या तो एक ही है दो नहीं है, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, टाइम थोड़ा सा हमारे पास कंस्टेंट है आज। देखो हम लिख रहे हैं इसे y इक्वल टू एक्स प्लस 5, है ना। हमें ये पता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x जब भी हो तो हम उसमें से इंटीजर पार्ट बाहर ले सकते हैं, है ना। इसको माइनस ग्रेटर इंटीजर x और माइनस ऑफ माइनस 3 लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3 को बाहर निकाल लिया, इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस 3, x को साथ में ले लो, x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x एक प्लस 8, है ना। अब ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये हमें पता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट x होता है, फ्रैक्शनल x पार्ट x प्लस 8, और क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 1 तक, है ना। मतलब मेरा देखो जो y की वैल्यू है वो ये आ गई, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर इसमें मैं 8 ऐड कर दूं दोनों साइड तो क्या होगा, 8 लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 8 लेस देन 9 हो जाएगा, और 8 लेस देन fx या जो भी y आप बोल दीजिए लेस देन 9 हो जाएगा। तो y कहाँ से बिलोंग करता है, 8 से लेकर 9 तक, इंक्लूडिंग 8 नॉट इंक्लूडिंग 9, तो ये मेरा आंसर होगा 8 से 9।
10 नहीं अमित, 9, 10 नहीं होगा। दोबारा बोलूँ, दोबारा एक्सप्लेन करूँ? 8 to 9। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कराने जा रहे हैं सर, सुनते हैं सर को। फंक्शन डिफाइंड होगा जब अंदर वाला x 0 से 1 में हो, ओपन में। अब इसने एक नहीं दो फंक्शन लगा दिए। एक तरफ ln mod x कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये मेंस और एडवांस दोनों में आ चुका है। एक बात हमें पता है, f तभी डिफाइंड होगा अंदर जो भी बैठेगा वो चीजें 0 से 1 होगा। तो यहां कौन बैठा? e की पावर x। माने e की पावर x को कहां से कहां में होना पड़ेगा? 0 से 1 में। इस बार कौन बैठा है f में? ln mod x। इस बार ln mod x को 0 से 1 में होना पड़ेगा। ओके, अब जरा सोचो, 0 से 1 कौन? ओपन। ln का मतलब होता है log base, 0 से 1। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें और एक दो काम की नई नई बातें सुनने को मिलने वाली हैं जो शायद मैं बोलूंगा नहीं है, लेकिन आपने कहीं लॉग में सुनी होगी। पहला, लॉग के डंडा पड़ा, ई इसके चरणों में भी जाता है और इधर भी जाता है। तो mod x यहीं खड़ा रह गया, ये बन गया e to the power 1 और ये बन गया e to the power 0। ठीक है, mod x वहीं खड़ा रह गया, ये आज भी e है और ये 1 बन चुका है। और mod x को देखते ही दिमाग में क्या आएगा? घोड़ा। तो घोड़ा घास खा रहा है 1 से e के बीच की। क्या 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 क्या? घोड़ा घास खा रहा है 1 से e के बीच की। ये रहा 1 और ये रहा e। 1 से e के बीच की घास खाना चाहता है। घोड़े ने इधर रस्सी फेंकी, एक लंबाई की, एक लंबाई की, दोनों के बीच की घास उड़ा दी। अब याद है ना, घोड़ा है, गधा नहीं। तो वही दो रस्सियां इधर भी फेंकेगा तो कहां गिरेंगी? -1 और -e तक। तो इसका मतलब -1 से -e भी घास उड़ा दी। इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करता हूं। इसकी बात करने का मतलब समझना। मैं अगर बाई द वे बोलूं तो एक तरह से किसी ने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ 0 से 1 के बीच में पूछ लिया कहां से कहां में होगा, और मुझे सिर्फ x में बताना है कहां से कहां में होगा। पहले मैं बताता हूं e की पावर 0 से 1 में कौन सा वाला हिस्सा है। मैं उसे डार्क करता हूं। ये वो हिस्सा है e की पावर x का जिसे मैं ग्रीन करता जा रहा हूं, और ये 0 से 1 के बीच में है। ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये 0,1 होता है, इसलिए ये लाइन y 1 होगी और ये लाइन y 0 होगी। माने e की पावर 0 से 1 में, माने ये ग्रीन ग्राफ 0 से 1 में है, तो उस दौरान x कितना मूव करा? x माइनस इनफिनिटी से 1 तक मूव करा। इसका मतलब x कहां से कहां में? माइनस इनफिनिटी से 1 में। इसने सॉल्व करके दिया इनइक्वालिटी को। ओके, इसको आपने ग्राफ से करा? हां, मैंने इसे ग्राफ से करा। अब पहला फंक्शन कह रहा है कि x होना चाहिए माइनस इनफिनिटी से 1 में, दूसरा कह रहा है इतना। तो x का माइनस इनफिनिटी कहां होगा? यहां होगा। और 1 कहां होगा? ओ ओ ओ, है ना, 1 कहां होगा? सॉरी, 1 भी नहीं है, ये लाइन 0 है, माइनस इनफिनिटी से 0 तक। ग्रीन लाइन 0 तक है, ये 0 तक है ना भाई। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये 1 गलत है, ये 0 है। ठीक है, तो माइनस इनफिनिटी से 0 तक। ओके, तो माइनस इनफिनिटी चलता गया चलता गया चलता गया और 0 पे जाकर रुक गया। फाइनली येलो और ग्रीन ग्राफ दोनों कहां कॉमन है? एक ही जगह। इसको देख के पता चलता है x सिर्फ माइनस e से -1 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपका क्वेश्चन है। इस बार हमारे x को मन है रहने का 0 से इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी के बीच में। तो इसका मतलब अंदर वाले को सबको 0 से माइनस इनफिनिटी में रख देंगे भाई, राइट ना भाई। अगर हम इसे 0 से माइनस इनफिनिटी में रखते हैं तो अंदर क्या है? 6x2 इसको उठाया, माइनस इनफिनिटी में रखा। सिर्फ इस साइड को सॉल्व करना है, क्योंकि माइनस इनफिनिटी को नहीं सॉल्व करना। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो एक तरह से लिखा हुआ है 60² माइनस का 5t प्लस का 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। टुकड़े टुकड़े करने पर 2t माइनस 1 और 3t माइनस 1। मैं गलत नहीं हूं? लेस देन इक्वल टू 0 भला फंक्शन की ओर है, तो t अपनी वैल्यूज में उलझ गया। t की वैल्यूज क्या आ रही है? 1/3 आ रही है और 1/2 आ रही है। सही है, और t क्या चीज है? फ्रैक्शन पार्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट x 1/3 और 1/2 के बीच। ठीक है, अच्छा, अब यहां आकर एक और बढ़िया कांसेप्ट कि फ्रैक्शन पार्ट x 1/2 कब देता है? बताता हूं, हाफ रखो देगा। इसके सिवा 1 प्लस हाफ रखो तब भी देगा। इसके सिवा 2 प्लस हाफ रखो तब भी देगा। इसका मतलब सर कोई भी इंटीजर रख लो। हाँ, याद रखना, फ्रैक्शन पार्ट हाफ कब देता है? जब x के नाम पर अंदर n + 1/2 चलता है, कोई भी इंटीजर चलता है। ओके, इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसके जस्ट बाद में ये वाली लाइन लिखते हैं और फिर x के नाम पर 1/2 कब आता है? n + 1/2 होने पर 1/3 n + 1/3 होने पर आता है, और यही हमारा आंसर बन जाता है फाइनली। फंक्शन डिफाइन। कोई भी स्टेप में कोई डाउट जल्दी से बताइए, और डाउट है तो बेहतर है एक बार अनम्यूट करके बता दें, ताकि सेकंड सेकंड स्टेप में दिक्कत है, सेकंड क्वेश्चन में दिक्कत है, इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत है मेरे को। हमें देखो, वो कह रहे हैं कि fx की डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से 0, तो मतलब ये जो वैल्यू है अंदर वाली माइनस इन्फिनिटी से 0 होगी, है ना। माइनस इन्फिनिटी से 0 होगी, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 या कोई भी चीज़ माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ी होगी ही होगी, है ना। अ, आपको पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट है, ओके। कोई भी चीज़ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो होगी ही होगी, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चंस तो ठीक है, 1, 2 और 2 वीडियो और बहुत सारी स्लाइड्स मेरे पास बची हैं। मुझे नहीं पता कैसे पूरी होंगी आज 12 मिनट्स में। क्या हम इसे, आपका इस वीक डाउट सेशन है तब ले लें, है ना, या इन क्वेश्चंस को डाउट सेशन में ले लें। आप नोट करके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, जो मर्जी कर लो अभी, है ना। इनको हम डाउट सेशन में ले लेंगे। संडे को डाउट सेशन है शायद आपका, है ना। नहीं तो कुछ कंसेप्ट मिस हो गया तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मेरे ख्याल से, है ना। फिर अगला चैप्टर में ही दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं अगले कंसेप्ट पे चल रहा हूँ। चलिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मजा आता है अगर यहाँ पे 1 होता तो अच्छा लगता है शायद, है ना। एक ही जगह क्वेश्चन फिनिश होता। तो एक काम करते हैं ना, अपन एक जोड़ लेते हैं और एक घटा लेते हैं। क्या कहता आप? अगर भाई मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा कर सकता हूं मैं। फिर क्या करूंगा? फिर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। अगर भाई मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो ये 1 + e - 1 / x² + 1 लिखा है। सही है, अच्छा, जो अंदर है उसकी बात चल रही है, राइट है। अब जरा रेंज की बात करते हैं। देखिए साहब, हमारे पास में सबसे प्यारा मेथड है JJ जो हम लोग जान चुके हैं, और पिछली बार हमने उसके सिवा एक फंक्शन में तो दूसरे फंक्शन के साथ क्या करना है वो सीख चुके थे। आपको पता है x² दौड़ता है 0 से इनफिनिटी। अगर मैं एक जोड़ दूं तो पूरी कहानी दौड़ेगी 1 से इनफिनिटी में, है ना। अच्छा, मेरे पास इतने का आ गया। अब मैं इसका 1 करता हूं। 1 क्योंकि जिसे जानना है से जिसे जानते हो, जिसे जानते हो से जिसे जानना है। मैं इसको जानता था और जो मेरे को जानना है मेरे को ये जानना है, मैंने इसके लिए सोच रहा हूं। तो मैंने इसके लिए 1 करा, तो 1 करते 1 इनफिनिटी हुआ, यहां पे 1 हो गया और ऐसा हो गया। ये वाली पार्टी बन गई 0 और ये वाली पार्टी बन गई 1। सही है, अच्छा, लेकिन सर इसके ऊपर तो e - 1 भी है, तो मैं भी e - 1 से गुणा करता हूं। तो जैसे मैं e - 1 से गुणा करूंगा तो 0 के साथ असर नहीं होगा, लेकिन यहां e - 1 बन जाएगा। अभी बच्चे के दिमाग में सर इसके आगे तो ये 1 भी ऐड हो रहा है ना, तो आप भी ऐड करो। तो मैं भी ऐड करता हूं। तो e - 1 x² + 1 करते क्या होगा? जैसे मैं 1 ऐड करूंगा तो यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा e। और मुझे पता चल गया कि इसका मतलब ये कि हमारा जो x² + e / x² + 1 है वो अपने आप में दौड़ रहा है 1 से लेकर के e तक। और जैसे ही इसके आगे log बैठेगा, जैसे ही इसके आगे log बैठेगा। चलो एक वीडियो और है सर की, है ना। उसके बाद शायद से कंसेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के, वो इंपॉर्टेंट है आज के लिए मेन, वो मुझे डिस्कस करने हैं। उसके बाद अगर टाइम बचेगा थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड करनी पड़ेगी, तो हम करके डाउट भी ले लेंगे, ठीक है। चलिए सुनते हैं। आप देख रहे हैं इसे mod x है, तो बिना डिफाइन करे तो मैं जाऊंगा नहीं। तो सबसे पहले मैं mod x की जगह पर डिफाइन कर देता हूं। फटाफट से एक रिवीजन करवाता हूं, इस पे ध्यान दें। तो सबसे पहले क्या करूं, मैंने x > = 0 और x <= 0 करके दो ले लिया। जैसे मैंने देखो अपने को x > = 0 होगा तो mod x की जगह मैं x रखूंगा। तो फिर यहां तो -x बन गया और नीचे वाला कट गया तो y = 0 आ गया। अच्छा, इससे इस लाइन को पकड़ लो पहले।
सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए y 0 आ गया, माने रेंज 0 आ गई, काम खत्म, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले की रेंज नहीं आई, तो उसका y अभी भी मेंटेन्ड है, उसका y मेंटेन्ड है, उसको लेकर चलते हैं। तो हमें पता है x ग्रेटर देन 0 पे y की वैल्यू ये है, e की पावर -x को 1 अपॉन e की पावर x लिख लिया, ऐसा बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर से जैसा भी करा था मैंने, और फिर e की पावर 2x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, e की पावर 2x की वैल्यू आ जाएगी। इससे e की पावर 2x की वैल्यू आ जाएगी, 2 e की पावर 2x into y is equal to e की पावर 2x minus 1, e की पावर 2x कॉमन ले लेंगे, 2y minus 1 is equal to -1, e की पावर 2x is equal to 1 upon 1 minus 2y। अब हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमको जो x ग्रेटर देन 0 दिया है उसमें e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, तो e की पावर 2x का भी ऐसा होगा, उसमें हमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाला ग्राफ लेना है। ये तो समझ में आया आपको, 0 के आगे का ग्राफ लेना, तो 0 के आगे की रेंज सोचो, इस ग्रीन वाले पार्ट की रेंज कितनी, 1 से इनफिनिट, तो मैं इसे 1 से बड़ा कह दूंगा। अब कुछ नहीं, 1 upon 1 minus 2y minus 1 is greater than equal to 0, इसको जब आप सॉल्व करोगे मेरी तरह ये जीबी सर भी बड़े फास्ट हो गए लग रहा है ना? इन्होंने भी बड़ी जल्दी-जल्दी एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन। चलो मेरे ख्याल से अब हम जल्दी से कांसेप्ट फिनिश कर पाएँगे। कांसेप्ट हमें करना है मेनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में अलग-अलग रूल्स हैं। पहला ये मैं इसे कंप्रेशन रूल्स बोल देता हूँ। वॉइस नहीं आ रही है संदीप, किसी को नहीं आ रही है वॉइस? संदीप को नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही है? संदीप रिजॉइन कर लो। संदीप, संदीप प्लीज़ रिजॉइन। ना लिख देते हैं। आ गया, चलो रिजॉइन कर लेंगे। देखो अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू fx, मैंने यहाँ पर a मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने a मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा ग्राफ को? ग्राफ को क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने कहा y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, ठीक है? तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दिया। तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? देखो पहले ग्राफ कैसा था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ ऐसा था। ऐसा था, मैं बता रहा हूँ आपको, मान लो कि मैंने कहा तो ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा था मान लीजिए, ठीक है? ये किसका ग्राफ है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने कहा 5 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर हुआ, तो ग्राफ क्या होगा? पतला हो जाएगा थोड़ा-सा ऐसा, ठीक है? ये किसका ग्राफ होगा? y इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अगर मेरे को कोई कहता है y इक्वल टू 1/5 x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो मैं क्या करने वाला हूँ? आपको पता है, मैं थोड़ा-सा और फैला के बना दूँगा इसको। y इक्वल टू 1/5 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो fx में जब a मल्टीप्लाई होता है, ये a 1 से बड़ा है या 0 से 1 के बीच में है, अकॉर्डिंगली ग्राफ की शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है? और अगर कोई मुझे कहता है कि y इक्वल टू माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, वो अगले कंसेप्ट में आ रहा है, मैं इसलिए इसके साथ नहीं बता रहा, कंफ्यूजन ना हो जाए। क्या बात क्लियर है? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राफ और पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा, है ना? उसकी हाइट तो एक्चुअली सेम रहती है, विड्थ पतली हो जाती है, ठीक है? ये रूल्स हैं कुछ, है ना? ये याद रखने हैं। जैसे मुझे किसी ने कहा कि 2x स्क्वायर और x स्क्वायर बाय 2 का ग्राफ बनाओ, हम यही कहेंगे कि इसमें क्या करेंगे, y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ मान लो ये है, ठीक है? तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू 2x स्क्वायर का, और ये ग्राफ कौन सा हो जाएगा? थोड़ा-सा खुला कर देंगे इसको, y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 का। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को इसमें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर अभी तक मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा था, fx के बाहर मल्टीप्लाई कर रहा था, है ना? ध्यान दीजिए, fx के बाहर मल्टीप्लाई कर रहा था। बेसिकली मैं इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं, एक सेकंड, मैंने आपको बताया y बिकम्स y जब 2x स्क्वायर कर देंगे, हाँ ठीक है, ग्राफ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या कर रहे हैं, हम x में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यही ग्राफ है, y इक्वल टू sin x का, cos x का, log x का, किसी का भी। log x की जगह मैं x की जगह मैं लिख रहा हूँ log ऑफ 5x। तो ग्राफ में क्या इंपैक्ट आना है? जब x में 5x करते हैं तो क्या ग्राफ में चेंज आएगा, और y में चेंज। देखो वैसे ये सारी चीज़ें समझने के लिए ना, मेरे ख्याल से एक सर्कल का ग्राफ बड़ा आसान है ना? मेरे पास मान लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है? मैंने ऐसा कुछ बना दिया, y इक्वल टू x वाई प्लस x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूँगा, इसका ग्राफ कैसा होगा? एक सर्कल होगा, ठीक है ना? इसका ग्राफ कैसा होगा? एक सर्कल होगा, और वो सर्कल कितना रेडियस होगा उसका? उसका रेडियस होगा 4, है ना? मैंने कहा कि ये, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये सर्कल है एक रेडियस 4 का, ठीक है? अब मैंने क्या किया, x की जगह मैंने क्या किया, 2x लगा दिया। मैंने x की जगह क्या कर दिया, 2x लगा दिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 4x स्क्वायर। देखो मैंने x की जगह क्या किया, 2x किया, तो इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, है ना? अगर इसको ध्यान से देखें तो 4 स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड डिवाइड कर दूँ, मतलब ये ग्राफ जैसे ही x में 4 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो x एक्सिस इसकी हाइट तो सेम रहेगी, ध्यान दीजिए, हाइट तो सेम रहेगी, इसकी विड्थ जो होगी, इसकी मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, हाइट तो रहेगी सेम, और विड्थ जो होगी वो हाफ हो जाएगी। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ विड्थ हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास है डाउट्स की। हाँ, डाउट्स हम वहीं करेंगे। अच्छा टाइम हो गया इसके लिए भी। अरे यार ये बात भी है। चलो एटलीस्ट ये कंसेप्ट करके जाएँ, है ना? ये इसका ग्राफ होगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर का, ठीक है? अगर मैं इसी में नेक्स्ट डाउट क्लास को मिस मत करना, मैं ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल में कराऊँगा आपको, जो आज हम पूरा नहीं कर पाए हैं डेफिनिटली, ठीक है? बिकॉज़ इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, अगर मैं समझाने लगूँगा तो फिर ऐसा ही चले जाएगा, है ना? अगर मैं y की जगह 4y कर देता, मैं क्या करता, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो क्या होगा? इसमें हाइट तो हो जाएगी आधी, और विड्थ क्या हो जाएगी? विड्थ रहेगी सेम ग्राफ की। तो ग्राफ कैसा बनेगा एवरीवन इस सिनेरियो में? ये अभी है 1 मिनट, तो समझ लेते हैं। इसका ग्राफ ऐसा बनता, ठीक है? ध्यान दीजिए, मैंने जब x को 2x लिखा, x में चेंज किया तो x से क्या हुआ? x से 2x किया तो मेरी विड्थ कम हो गई, हाइट उतनी ही रही, है ना? विड्थ कितनी हो गई? जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आधी हो गई, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/3 विड्थ हो जाएगी, है ना? इसी तरह मैं ये भी कर सकता था, x से क्या करता, x की जगह 1/2x कर देता मान लीजिए, है ना? तो ये इक्वेशन क्या बन जाती, x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 4 हो जाती, है ना? प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर हो जाती। उस सिनेरियो में क्या होता, ग्राफ और चौड़ा हो जाता, हाइट उसकी सेम रहती, कुछ ऐसा बन जाता, ठीक है? उस केस में ऐसा होता, हाइट और चौड़ी हो जाती। अगर मैं x में 5x कर रहा हूँ, x की जगह 5x कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाइट और विड्थ में क्या चेंज आ रहा है? हाइट में कोई चेंज नहीं है, विड्थ 1/5 हो जाएगी। अगर x में x बाय 5 कर रहा हूँ, तो हाइट में कोई चेंज नहीं है, विड्थ 5 टाइम्स हो जाएगी। सिमिलरली y में 5y बना रहा हूँ, y को जगह 5y लिख रहा हूँ, तो विड्थ में कोई चेंज नहीं है, हाइट 1/5 हो जाएगी, और y में y बाय 5 कर रहा हूँ, तो विड्थ में कोई चेंज नहीं है, हाइट 5 टाइम्स हो जाएगी ग्राफ की। इस तरह से चलने वाला है सिनेरियो। ये हमें काइंड ऑफ कंप्रेंशन और एक्सपेंशन रूल समझ रहे हैं। आई नो कि आप 11th में पढ़ चुके हो, बट 11th में जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा, उनके लिए हम डाउट क्लास में डिटेल में करेंगे, ठीक है? तो संडे को आप लोगों की डाउट क्लास है, अवेलेबल है ना? हम इसे डिटेल में करेंगे कंसेप्ट को, और जो आज के डाउट के क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं एंड कर रहा हूँ सेशन। बाय बाय एवरीवन। अभय, प्रभात, महेंद्र, साधु चरण एंड अमित, थैंक यू सो मच।